नवंबर 2025 के हम करेंट अफेयर देखेंगे। बिहार के करेंट अफेयर बिहार संग्रह से चलिए हम देखते हैं। देखेंगे कौन कौन से विषय से बिहार से कौन कौन से न्यूज हम कवर करेंगे। देखेंगे गोगा बेल झील भारत का 94वां रामसर स्थल बना है, इसके बारे में देखेंगे। फिर बिहार में मातृ दुग्ध में यूरेनियम के बारे में देखेंगे। अवधेव सूर्य मंदिर और उमगा मंदिर परिसर का ऑडिट भी देखेंगे। फिर बिहार में वन और इको टूरिज्म अवसंरचना का उन्नयन के बारे में देखेंगे। फिर हेरिटेज सर्किट हेतु अल्ट्रा लग्जरी कारवा सेवा के बारे में देखेंगे। उसके बाद राष्ट्रीय करंट अफेयर में हम देखेंगे राष्ट्रीय समुद्री मत्स्य पालन जनगणना 2025 प्रारंभ के बारे में देखेंगे। फिर LVM-3M5 पर्यवेक्षण के बारे में पर्यवेक्षण ने भारत के सबसे भारी संचार उपग्रह GSAT-7R का सफल पर्यवेक्षण किया है, इसके बारे में देखेंगे। फिर त्रिसेवा सैन्य अभ्यास त्रिशूल 2025 के बारे में देखेंगे। उसके बाद पत्रकारों के विरुद्ध अपराधों में दंड मुक्ति समाप्त करने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2025 के बारे में देखें, IDEI के बारे में। फिर भारतीय महिला टीम ने क्रिकेट विश्व कप 2025 जीता, इसके बारे में। फिर QS रैंकिंग एशिया 2026 में 137 भारतीय संस्थान के बारे में देखेंगे। उसके बाद अमूल विश्व की शीर्ष सहकारी समितियों में प्रथम के बारे में देखेंगे। फिर गुरु नानक देव जयंती के बारे में। उसके बाद मालदीव ने विश्व में पहली बार पीढ़ीगत धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाया है, इसके बारे में देखेंगे। फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फेरारी रेस करने वाली पहली भारतीय महिला के बारे में। फिर उसके बाद भारतीय नौसेना द्वारा इच्छुक नौसेना में शामिल देखेंगे। और उसके बाद राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150वां वर्ष के बारे में देखेंगे। उसके बाद फिर विशेष अभियान 5.0 के बारे में। उसके बाद राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस 2025 के बारे में। उसके बाद गूगल का प्रोजेक्ट सन कैप्चर के बारे में। उसके बाद उत्सर्जन अंतराल रिपोर्ट 2025 के बारे में देखेंगे। इसके बाद देखेंगे खाद्य एवं कृषि स्थिति रिपोर्ट 2025, मालावार अभ्यास 2025 के बारे में। फिर राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस 2025, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2025, भारत की पहली MWH स्केल वेनेडियम रेडॉक्स फ्लो बैटरी के बारे में देखेंगे। उसके बाद बुकर पुरस्कार 2025 के बारे में, अमोनियम नाइट्रेट के बारे में, गरुड़ अभ्यास 2025 के बारे में, अजय वॉरियर 25 अभ्यास के बारे में, और विश्व मत्स्य दिवस 2025 के बारे में, गुरु तेग बहादुर शहीदी दिवस के बारे में। उसके बाद हाईली गुब्बी ज्वालामुखी के बारे में, नई चेतना 4.0 अभियान के बारे में, भारत में राष्ट्रमंडल खेल 2030 का आयोजन के बारे में देखेंगे। फिर राष्ट्रीय शहरी सम्मेलन 2025 के बारे में। और लास्ट में देखेंगे भारत उष्णकटिबंधीय वन निधि में पर्यवेक्षण के रूप में शामिल, इसके बारे में देखें। तो चलिए देखते हैं बिहार से संबंधित नवंबर 2025 के करंट अफेयर के बारे में देखें। बिहार से सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो बिहार में सबसे पहले बिहार संग्रह से सबसे पहले हमारा करंट अफेयर है गोगा बेल झील भारत का 94वां रामसर स्थल के बारे में चर्चा की है। गोगा बेल झील जो है, गोगा बेल झील भारत का 94वां रामसर स्थल। तो भारत ने बिहार के कटिहार जिले में स्थित गोगा बेल झील को रामसर स्थलों की सूची में शामिल कर लिया है। भारत जो है भारत ने बिहार के कटिहार जिले में जो स्थित गोगा बेल झील है उसको रामसर स्थल में शामिल कर लिया है। ये 94वां रामसर स्थल बना है, जिससे यह आधिकारिक तौर पर रामसर कन्वेंशन 1971 के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की 94वीं आर्द्र भूमि बन गई है। यह सामान्यतः आर्द्र भूमि संरक्षण में भारत के बढ़ते नेतृत्व और सतत पारिस्थितिकी प्रबंधन के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को रेखांकित भी करती है। मुख्य बिंदु के बारे में देखें, जैसे कि गोगा बेल झील जो है बिहार के कटिहार जिले में गंगा और महानंदा नदियों के मध्य स्थित एक गोमुख झील है। गोगा बेल झील जो है बिहार के कटिहार जिले में गंगा नदी और महानंदा नदियों के मध्य स्थित एक गोकुल झील है ये, और यह बिहार का पहला सामुदायिक रिजर्व है। और यह वर्षा ऋतु में दोनों नदियों से प्राकृतिक रूप से जुड़कर एक बाढ़ क्षेत्रीय जलभूमि का काम भी करता है। गोगा बेल अब बिहार का 69वां रामसर स्थल है, जो गोकुल जलाशय और उदयपुर झील जैसे अन्य स्थलों में शामिल हो गया है। परिस्थितिकी महत्व देखें गोगा बेल झील का, तो यह प्रवासी पक्षियों के लिए एक प्रमुख आवास और जलीय प्रजातियों के लिए प्रजनन स्थल के रूप में कार्य भी करता है। जलीय वनस्पतियों, मछलियों और आर्द्र भूमियों पर निर्भर प्रजातियों सहित समृद्ध जैव विविधता का समर्थन भी करता है।
गंगा के मैदानों में बाढ़ नियंत्रण, भूजल पुनर्भरण और जलवायु विनियम में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाता है। भारत की वैश्विक स्थिति देखें गोगावेल झील में, अब देखते हैं भारत की वैश्विक स्थिति क्या है। तो 94 रामसर स्तर के साथ भारत विश्व स्तर पर यूनाइटेड किंगडम और मैक्सिको के बाद यूनाइटेड किंगडम जो है 176वां है और मैक्सिको है 144। तो यूनाइटेड किंगडम और मैक्सिको के बाद तीसरा स्थान पर और एशिया में पहले स्थान पर हो गया है। भारत जो है 94 रामसर स्थल के साथ विश्व स्तर पर यूनाइटेड किंगडम और मैक्सिको के बाद तीसरा स्थान पर हुआ है और एशिया में पहले स्थान पर हुआ है। और विगत 11 वर्षों में 60 से अधिक नई आर्द्रभूमियाँ जोड़ी गई हैं 11 वर्षों में, जो 13.6 लाख हेक्टेयर से अधिक संरक्षित क्षेत्रों को कवर भी करती है। रामसर कन्वेंशन के बारे में थोड़ा हम देख लें तो वर्ष 1971 में ईरान के रामसर में हस्ताक्षरित यह कन्वेंशन आर्द्रभूमि के संरक्षण और उपयोग के लिए एक अंतर सरकारी संधि है। वर्तमान में इसके 172 सदस्य हैं और तथा विश्व भर में 25 से अधिक इससे नामित स्थल भी हैं। रामसर स्थल जो है इसका परिचय देखें, इस आर्द्रभूमियों पर अभिसमय के रूप में भी जाना जाता है। यह एक अंतर सरकारी संधि है जिसे वर्ष 1971 में रामसर ईरान में अपनाया गया था। वर्ष 1975 में इसे लागू भी किया गया था और ऐसी आर्द्रभूमियों को रामसर स्तर घोषित किया जाता है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महत्व रखती हो। विश्व का सबसे बड़ा रामसर स्थल है पेंटानल और दक्षिण अमेरिका और मैक्सिको। उसके बाद मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड के बारे में देखें। मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड जो है वर्ष 1990 में मॉन्ट्रेक्स यानी स्विट्जरलैंड में इसे अपनाया गया था और यह उन रामसर स्थलों की पहचान करता है। मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड जो है यह उन रामसर स्थलों की पहचान करता है जिनके संरक्षण हेतु राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्राथमिकता के साथ ध्यान देने की आवश्यकता होती है। आर्द्रभूमियों के बारे में देखें। आर्द्रभूमियाँ एक ऐसा स्थान होता है जहाँ भूमि मौसमी अथवा अस्थायी रूप से जल यानी खारा या मीठा जल या ताज़ा अथवा इन दोनों के बीच की स्थिति भी हो सकते हैं। तो ये जो है जहाँ आर्द्रभूमि जो भूमि है मौसमी अथवा अस्थायी रूप से जल से ढकी होती है वो आर्द्रभूमियाँ कहलाती हैं। यह नदियों, दलदल, मैंग्रोव, कीचड़ युक्त भूमि हो गए, तालाब भी हो सकते हैं, जलमग्न स्थान हो गए। फिर बिलबोग यानी नदी की वह शाखा होती है बिलबोग जो आगे चलकर समाप्त हो जाती है। फिर लेगून, झीलों और बाढ़ के मैदानों सहित विभिन्न रूपों में आर्द्रभूमि हो सकती है। विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। उसके बाद हम देखें भारत और रामसर अभिसमय के बारे में। तो भारत में रामसर अभिसमय 1982 में लागू हुआ था। रामसर स्थलों की कुल संख्या भारत में 75 है। चिल्का झील ओडिशा का है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान का है। उसके बाद हरिके झील जो है पंजाब का है, लोकटक झील मणिपुर का है, बुलर झील जो है जम्मू और कश्मीर के हैं आदि हैं। उसके बाद भारत में संबंधित फ्रेमवर्क कौन कौन से हुए देखें तो आर्द्रभूमि के संरक्षण तथा प्रबंधन हेतु पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के प्रावधानों के तहत आर्द्रभूमि संरक्षण और प्रबंधन अधिनियम 2017 को अधिसूचित किया है। ये नियम जो है आर्द्रभूमियों के प्रबंधन को विकेंद्रीकृत करते हैं तथा राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण या केंद्र शासित प्रदेश आर्द्रभूमि प्राधिकरण के गठन का प्रावधान भी करते हैं। प्रमुख तथ्य में देखें तो भारत में सबसे बड़ा रामसर स्थल है सुंदरबन पश्चिम बंगाल में। ठीक है, भारत में सबसे छोटा रामसर स्थल है वेवनूर आर्द्रभूमि कॉम्प्लेक्स तमिलनाडु में है। उसके बाद सर्वाधिक रामसर स्थल वाला राज्य तमिलनाडु है जहां 14 रामसर स्थल पाए जाते हैं तमिलनाडु में। उसका मेंटेक्स रिकॉर्ड में शामिल आर्द्रभूमि कौन कौन से हैं? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान हो गए राजस्थान, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के और लोकटक झील जो है मणिपुर के, ये हो गए। उसके बाद अगला हम बिहार से संबंधित देखते हैं जो करंट अफेयर आया है। अगला है बिहार में मातृ दूध में यूरेनियम के बारे में। चर्चा में क्यों है कि मातृ दूध में यूरेनियम। तो बिहार के 6 जिलों में स्तनपान कराने वाली 40 माताओं पर किए गए एक नवीन अध्ययन में सभी नमूनों में यूरेनियम यानी यू 238 की उपस्थिति दर्ज की गई है। यूरेनियम की उपस्थिति जो है दर्ज की गई है जो प्रारंभिक महीनों में पूर्णतः मातृ दुग्ध पर निर्भर शिशुओं के लिए संभावित स्वास्थ्य जोखिम को इंगित करती है। मुख्य बिंदु देखें तो यह अध्ययन जो है अक्टूबर 2021 से जुलाई 2024 के बीच 17 से 35 वर्ष की आयु वर्ग की माताओं पर भोजपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, कटिहार और नालंदा जिलों में किया गया था ये परीक्षण। और मातृ दुग्ध में यूरेनियम की सांद्रता जो है 5.25 यूजी
प्रति लीटर तक दर्ज की गई है, जिसमें अधिकतम एकल मान कटिहार तथा सर्वाधिक औसत खगड़िया में पाया गया है। कटिहार और खगड़िया में पाया गया है सर्वाधिक। उसके बाद शिशु जोखिम में मॉडलिंग से पता चला है कि अध्ययन में शामिल लगभग 40% शिशुओं का एच क्यू 1 से बड़ा था, जो कि निरंतर संपर्क की दशा में गैर कैंसर जन्य जोखिम की संभावना करता है। और यद्यपि मातृ दुग्ध में यूरेनियम की कोई स्थापित अनुमेय सीमा नहीं है, परंतु WHO ने पेयजल में यूरेनियम की अस्थायी दिशा निर्देश सीमा 30 UG प्रति लीटर निर्धारित की है। अध्ययन में अधिकांश मातृ दुग्ध मान इस स्तर से काफ़ी कम है। संभावित स्रोतों में भूजल संदूषण हो गए, कृषि उर्वरक, जल भ्रूतों का अत्यधिक दोहन तथा भूजनित शैल संरचनाएं आदि। अध्ययन में पहले दर्ज किए गए भूजल आंकड़ों का उल्लेख किया गया है, जैसे कि सुपौल जैसे जिलों में 82 UG प्रति लीटर तक यूरेनियम की उपस्थिति दर्ज कर चुकी है। और शोधकर्ताओं के अनुसार शिशु अधिक संवेदनशील होते हैं, क्योंकि उनके अंग विकासशील अवस्था में होती है और वे वयस्कों की तुलना में यूरेनियम को कम प्रभावी ढंग से निष्कासित कर पाते हैं। यूरेनियम संदूषण के बारे में थोड़ा देखें विस्तार से। यूरेनियम जो है प्रकृति में व्यापक रूप से उपस्थित एक रेडियोधर्मी उच्च घनत्व वाली भारी धातु होती है, जिसकी रासायनिक विषाक्तता विशेष रूप से गुर्दे, हड्डियों और तंत्रिका संबंधी विकास को प्रभावित भी करती है। 18 भारतीय राज्यों के 150 से 150 से अधिक जिलों में भूजल में यूरेनियम की मात्रा बढ़ी है। और शिशुओं के लिए प्रमुख स्वास्थ्य चिंताओं में नेफ्रोटॉक्सिसिटी, तंत्रिका विकास में कमी और कम IQ तथा कौशल में विलंब शामिल है। यद्यपि निम्न स्तर जोखिम के नैदानिक प्रभाव अभी स्पष्ट नहीं हुए हैं। अगला हमारा टॉपिक है सूर्यदेव मंदिर और उमगा मंदिर परिसर का ऑडिट के बारे में देखेंगे। चर्चा में क्यों है, तो पटना हाई कोर्ट ने बिहार सरकार को देव सूर्य मंदिर औरंगाबाद में तथा उमगा मंदिर परिसर जो है औरंगाबाद में ही है, इसका संरचनात्मक सुरक्षा ऑडिट कराने का निर्देश दिया है पटना हाई कोर्ट ने, ताकि इनके संरक्षण की स्थिति का आकलन किया जा सके तथा भविष्य में होने वाली क्षरण को भी रोका जा सके। मुख्य बिंदु देखें देव सूर्य मंदिर के बारे में। मुख्य बिंदु देखें तो यह बिहार के औरंगाबाद जिले के देव शहर में स्थित है। यह सूर्य देव को समर्पित भारत में के सबसे प्रमुख मंदिरों में से एक है। देव सूर्य मंदिर औरंगाबाद में है, देव शहर में। उसके बाद यह मंदिर जो है 8वीं शताब्दी का माना जाता है तथा छठ पूजा के आयोजन के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें लाखों श्रद्धालु भाग लेते हैं। यह मंदिर जो है वास्तुकला की दृष्टि से अद्वितीय है, क्योंकि इनका मुख्य प्रवेश द्वार पश्चिम में, यानी अस्त होते जिस तरफ सूर्य अस्त होते हैं उस तरफ इनका प्रवेश द्वार है। तो इनका प्रवेश द्वार जो है, मुख्य प्रवेश द्वार पश्चिम की ओर है। अधिकांश हिंदू मंदिरों का मुख जो है पूर्व है, जैसे पूर्व की ओर सूर्य उदय होते हैं, तो अधिकांश हिंदू मंदिर का जो प्रमुख द्वार होता है पूर्व दिशा में होती है। लेकिन ये जो मंदिर है ये अपनी वास्तुकला की दृष्टि से अद्वितीय है, क्योंकि ये इसका मुख्य प्रवेश द्वार जो है ये पश्चिम की ओर है, जिस तरफ सूर्य अस्त होते हैं, और अधिकांश हिंदू मंदिरों में देखा गया है कि वो पूर्व की ओर होते हैं। मंदिर में संरचनात्मक दबाव, क्षरण तथा अनियंत्रित आगंतुक भार के संकेत दिखाई देते हैं, जिसके कारण न्यायालय ने आकलन का आदेश दिया है। उसके बाद उमगा मंदिर के बारे में देखें, इसकी मुख्य बिंदु के बारे में। तो उमगा मंदिर जो है औरंगाबाद जिले का उगमा पहाड़ी पर स्थित है तथा अपनी नागढ़ वास्तुकला के लिए जाना जाता है, जिसमें विशिष्ट शैली में नकाशीदार अनेक पत्थरों के मंदिर भी इसमें शामिल हैं। और इस भव्य मंदिर के निर्माण में चौकोर ग्रेनाइट प्रखंड का उपयोग किया गया है, और जिसमें भगवान गणेश, सूर्यदेव और भगवान शिव की प्रतिमाएं स्थापित की गई है। मंदिर परिसर की कई संरचनाओं में दरारें, झाड़ी या वनस्पति उगने तथा उपेक्षा के संकेत मिलते हैं, जिससे इनके दीर्घकालिक अस्थायित्व को लेकर चिंताएं बढ़ी हुई हैं। यह है मंदिर।
उसके बाद अगला टॉपिक है, अगला टॉपिक में देखें बिहार में वन और इको टूरिज्म और संरचना का उन्नयन के बारे में देखें। चर्चा में क्यों है बिहार में वन और इको टूरिज्म और संरचना का उन्नयन, देखते हैं चर्चा में क्यों है। बिहार सरकार ने अनेक जिलों में वन और संरचना तथा इको टूरिज्म सुधार परियोजनाओं के लिए 10 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है, जिसका उद्देश्य संरक्षण प्रयासों आगंतुक सुविधाओं तथा वन सुरक्षा तंत्र को सुदृढ़ करना है। मुख्य बिंदु देखें इसके बारे में, तो वन और संरचना परियोजना के बारे में, इस वित्तीय सहायता से विशेष रूप से वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य तथा रोहतास और कैमूर के वन्य क्षेत्र में वन मार्गों, विश्राम गृहों, उसके बाद व्याख्या केंद्रों तथा निगरानी टावरों के उन्नयन को गति मिलेगा। मुख्य उद्देश्य है गश्ती मार्गों, शिकार रोधी बुनियादी ढांचे तथा वन कर्मियों की त्वरित प्रतिक्रिया क्षमता को सुदृढ़ बनाना, डिजिटल निगरानी प्रणालियाँ, कैमरा आधारित मॉनिटरिंग तथा वन्यजीव संरक्षण के लिए नए फील्ड स्टेशनों की स्थापना हेतु भी धनराशि स्वीकृति की गई है। उसके बाद इको टूरिज्म विकास के बारे में देखें। इस योजना का उद्देश्य वाल्मीकि नगर, कैमूर पहाड़ियों और रोहतास पठार के आसपास इको टूरिज्म से को सशक्त बढ़ाना है, और जिसके अंतर्गत आगंतुक सुविधाओं, साइनेज एवं व्याख्या तंत्र हो गए, प्राकृतिक मार्ग, पर्यावरण अनुकूल कॉटेजों तथा सौर आधारित सुविधाओं का उन्नयन भी इसमें शामिल है। सरकार का लक्ष्य समुदाय प्रबंधन पारिस्थितिकी पर्यटन को प्रोत्साहित करना है, जिसमें आजीविका सृजन के लिए वन किनारे के स्थानीय गांवों को शामिल किया जा सके। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के बारे में थोड़ा देखें तो यह बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में तराई क्षेत्र में स्थित है और यह एक इको टूरिज्म तथा जैव विविधता हॉटस्पॉट है। यह रिजर्व जो है भारत नेपाल सीमा पर स्थित है और प्रत्यक्ष रूप से चितवन राष्ट्रीय, यह जो रिजर्व है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, ये भारत नेपाल सीमा पर स्थित है और प्रत्यक्ष रूप से चितवन राष्ट्रीय उद्यान से संबंध है, जिससे यह एक महत्वपूर्ण अंतर सीमावर्ती संरक्षण क्षेत्र बन जाता है। और इसके नदी तंत्र का मुख्य है गंडक है, जो जिसे नारायणी नदी भी कहा जाता है। गंडक नदी हो गई जो विस्तृत बाढ़ के मैदान, घास के मैदान, साल वन और तराई आर्द्र भूमियों का निर्माण करती है। उसके बाद वनस्पति में आर्द्र पर्णपाती वन होते हैं और नदी तटीय वन तथा सवाना जैसी घास आर्द्र भूमियाँ इसमें शामिल हैं। यह रिजर्व बाघ, तेंदुआ, भारतीय गौर, भालू, सांभर, चीतल, हिरन, लकड़बग्घा तथा उपयुक्त नदी खंडों में गंगेटिक डॉल्फिन जैसी प्रजातियों को आश्रय भी प्रदान किया है। उसके बाद अगला हमारा टॉपिक है हेरिटेज सर्किट हेतु अल्ट्रा लग्जरी कारवा सेवा के बारे में देखें। चर्चा में क्यों होती है। बिहार सरकार ने राज्य के प्रमुख विरासत स्थलों पर 5 स्टार अनुभव प्रदान करने हेतु अल्ट्रा लग्जरी कारवा सेवा की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य उच्च स्तरीय घरेलू और विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करना है। मुख्य बिंदु देखिए, इस पहल के तहत राज्य के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थलों पर प्रीमियम यात्रा की सुविधा प्रदान करने के लिए अल्ट्रा लग्जरी पर्यटक जहाज लॉन्च किया गया है, और जिसका उद्देश्य उच्च स्तरीय देशी और विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करना है। कारवा 5 स्टार सुविधाओं से सुसज्जित है और जिसमें सुखद इंजीनियर्स, निजी स्वीट, उसके बाद किचनेट, आधुनिक शौचालय, उसके बाद मनोरंजन इकाइयाँ और पर्यटन अनुभव को बढ़ाने के लिए मनोरम खिलाड़ियाँ इसमें शामिल है। और यह कारवा क्यूटेरेज हेरिटेज सर्किट पर संचालित होंगे, जिससे पर्यटकों को नालंदा, राजगीर, बोधगया, वैशाली, विक्रमशिला और पटना के गांधी सर्किट जैसे स्थलों का अवलोकन करने का अवसर मिलेगा। यह पहल बिहार की विस्तृत पर्यटन विकास रणनीति के तहत शुरू की गई है, जो विरासत संरक्षण के साथ साथ उच्च मूल्य, कम प्रभाव वाले पर्यटन के माध्यम से राजस्व वृद्धि पर केंद्रित भी है। उसके बाद हम अब देखेंगे राष्ट्रीय स्तर के करंट अफेयर के बारे में देखेंगे। इसमें सबसे पहले देखते हैं कि राष्ट्रीय समुद्र मत्स्य पालन गणना जो है 2025 प्रारंभ के बारे में देखें। चर्चा में क्यों है तो मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री जॉर्ज कोरिन ने ICAR केंद्रीय समुद्र मत्स्य अनुसंधान संस्थान यानी CMFRI कोची में राष्ट्रीय समुद्री मत्स्य गणना MFC 2025 का शुभारंभ किया है। यह भारत की पहली पूर्णतः डिजिटल
कंप्यूटराइज्ड मत्स्य गणना है जो डेटा आधारित और प्रौद्योगिकी सक्षम समुद्री शासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। मुख्य बिंदु देखे गणना के बारे में, तो राष्ट्रीय समुद्री मत्स्य गणना 2025 एक 45 दिवसीय राष्ट्रव्यापी अभियान है जिसका उद्देश्य भारत के समुद्री मत्स्य क्षेत्र में संबंधित व्यापक आंकड़ों का संकलन करना है। यह गणना जो है 9 तटीय राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों में स्थित लगभग 4000 समुद्री मत्स्य ग्रामों के 12 लाख मत्स्य गृहों को कवर करेगा। गणना की अवधि 3 नवंबर से 18 दिसंबर 2025 तक निर्धारित की गई और इस पहल का समन्वय मत्स्य विभाग, मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय के अंतर्गत रखा गया है और जिसमें केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान, नोडल एजेंसी तथा फिशरी सर्वे ऑफ इंडिया FSI संचालन सहयोगी के रूप में कार्य कर रही है। उद्देश्य देखें इसके तो समुद्री मत्स्य समुदायों और संरचना एवं सामाजिक आर्थिक संकेतकों का एक व्यापक डिजिटल डेटाबेस तैयार करना है। उसके बाद सत्यापित डिजिटल डेटा के माध्यम से मत्स्य प्रबंधन का आधुनिकीकरण करना तथा कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में सुधार भी करना है। सभी मत्स्य समुदायों को राष्ट्रीय मत्स्य डिजिटल फ्रेमवर्क सभी मत्स्य समुदाय और राष्ट्रीय मत्स्य डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ना है ताकि सरकारी योजनाओं तक पहुंच को सुगम बनाया जा सके। प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना और प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित भी करना है। डिजिटल प्रमाणित और रियल टाइम डेटा संग्रह प्रणाली, इसके बारे में देखें तो पहली बार यह गणना पूर्णतः डिजिटल पद्धति से की जा रही है जिसमें NCMFRI का विकसित 2 विशेष मोबाइल अनुप्रयोग यानी एक ऐप का उपयोग किया जा रहा है जिसमें सटीकता, पारदर्शिता और कार्यकुशलता सुनिश्चित किए जा सकते हैं। उसके बाद मोबाइल उपकरण और वास्तविक इसके कार्य और प्रभाव पर इसका प्रभाव देखें तो इस जो है व्यास भारत मोबाइल उपकरण कौन है, व्यास भारत, ये इसका वास्तविक कार्य क्या है तो डेटा अध्ययन करेगा और जियो रेफरेंसिंग करेगा। प्रभाव पर इसका क्या प्रभाव है, 12 लाख मत्स्य गृहों से सामाजिक आर्थिक डेटा और प्रमुख आंकड़ों को क्षेत्रीय कर्मचारियों द्वारा उपयोग किया जाता है और प्रत्येक डेटा प्रविष्टि को भू संदर्भ के माध्यम से एक विशिष्ट स्थान से जोड़ा जाएगा। फिर अगला मोबाइल उपकरण है जैसे कि व्यास सूत्र जो है इसका वास्तविक कार्य है सत्यापन और पर्यवेक्षण करना। इसके प्रभाव पर क्या प्रभाव पड़ेंगे, यह क्षेत्रीय डेटा के त्वरित सत्यापन की सुविधा प्रदान करना है तथा देश भर में गणना की प्रगति की रियल टाइम मॉनिटरिंग हेतु एक केंद्रीकृत डिजिटल मंच उपलब्ध कराता है। उसके बाद अगला हमारा टॉपिक है LVM-3M5 पर्यवेक्षण के बारे में। इसरो ने भारत के सबसे भारी संचार उपग्रह GSAT 7R का सफल पर्यवेक्षण भी किया है। चर्चा में क्यों तो भारत के अंतरिक्ष क्षमताओं में 2 नवंबर 2025 को एक बड़ा उन्नयन हुआ और जब भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने श्रीहरिकोटा से अपने भारी पर्यवेक्षण यान LVM-3M5 जिसे लोकप्रिय रूप से बाहुबली कहा जाता है उसके माध्यम से भारतीय नौसेनाओं के लिए अगली पीढ़ी के संचार उपग्रह GSAT 7R का सफलतापूर्वक पर्यवेक्षण किया है। मुख्य बिंदु देखें GSAT 7R का परिचय के बारे में, इसमें विशेष रूप से भारतीय नौसेना के लिए तैयार किया गया है ताकि उसकी समुद्री संचार और कमांड और संरचना को आधुनिक बनाया जा सके। पूर्णतः ये स्वदेशी उपग्रह है जिसमें मल्टी बैंड ट्रांसपोंडर लगे हैं जो सतह, जलमग्न और हवाई नौसैनिक संसाधनों के बीच आवाज, वीडियो और डेटा संचार को सक्षम बनाते हैं। पूरे हिंद महासागर क्षेत्र में आबादित और सुरक्षित कनेक्टिविटी प्रदान कर सकते हैं और यह रियल टाइम सिचुएशन अवेयरनेस को बढ़ाता है जिससे जहाज़ों, पनडुब्बियों, एयरक्राफ्ट और कमांड सेंटर्स के बीच ज्वाइंट कोऑर्डिनेशन हो पाता है और भारत की समुद्री क्षेत्र जागरूकता प्रणाली में एक फोर्स मल्टीप्लायर के रूप में भी कार्य करता है जो अभियानों के दौरान सुरक्षित और सशक्त संचार सुनिश्चित करता है। उसके बाद
प्रक्षेपण यान बाहुबली के बारे में देखें, यानी LVM-3 M5 के बारे में, जिसे बाहुबली कहा जाता है लोकप्रिय भाषा में। तो यह भारत का सबसे भारी परिचालन रॉकेट है, जिसे पहले GSLV-M3 के नाम से जाना जाता था। अब इसे हम LVM-3 M5 यानी बाहुबली के नाम से जानते हैं। पेलोड क्षमता इसके बारे में देखें तो ये जो है जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट तक 4000 किलोग्राम तक एथी करता है, इसकी क्षमता है पेलोड क्षमता। और लो अर्थ ऑर्बिट तक ये 8000 किलोग्राम, यानी ये GTO तक 4000 किलोग्राम का इसके पेलोड क्षमता है, और LEO तक इसका 8000 किलोग्राम क्षमता है। उसके बाद संरचना देखें इसके बारे में, यह 3 चरणों वाला प्रक्षेपण यान है, जिसमें शामिल है लिफ्ट ऑफ थ्रस्ट के लिए लिफ्ट ऑफ थ्रस्ट के लिए S200 सॉलिड स्टेप ऑन बूस्टर, और T1 विकास इंजन द्वारा संचालित L110 लिक्विड कोर स्टेज है इसका। और फिर C-25 क्रायोजेनिक अपर स्टेज पूरी तरह से भारत में विकसित है। यह गगनयान ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन के लिए बेसलाइन लॉन्च के तौर पर कार्य करता है, जहां इसके मॉडिफाइड वर्जन को ह्यूमन रेटेड LVM-3 कहा जाता है। उपनाम इसका बाहुबली है। इसकी विशाल उठाने की शक्ति और मशीनों में निरंतर विश्वसनीयता को दर्शाता है। विकास पृष्ठभूमि के बारे में देखें, M5 मिशन LVM-3 सीरीज में 5वीं सफल उड़ान है, जो इस वाहन के साथ इसरो की शानदार सफलता की कड़ी को जारी रखता है। और यह नौसेना के लिए GSAT-7 रुकमणी और वायुसेना के लिए GSAT-7A जैसे पहले के उपग्रहों के बाद आया है, जो भारत की रक्षा संचार क्षमताओं का विकास भी करता है। उसके बाद अगला हमारा टॉपिक है त्रिसेवा सैन्य अभ्यास, जिसे त्रिशूल 2025 कहा जा रहा है। त्रिसेवा सैन्य अभ्यास त्रिशूल 2025 के बारे में देखें, चर्चा में क्यों है। त्रिसेवा संयुक्त सैन्य अभ्यास त्रिशूल 2025 का आरंभ जो है 3 नवंबर 2025 से होने जा रहा है, हो चुका है। और यह अभ्यास जो है भारतीय नौसेना के नेतृत्व में आयोजित होगा, जिसमें थल सेना, वायुसेना और समुद्री घटक शामिल हैं। अभ्यास का क्षेत्र गुजरात और राजस्थान के सीर क्रीक एवं रेगिस्तान क्षेत्रों से लेकर उत्तर अरब सागर तक विस्तारित होगा। और मुख्य विवरण इसका क्या है, यह व्यापक पैमाने पर आयोजित अभ्यास भारतीय नौसेना के नेतृत्व में और भारतीय नौसेना कमान के समन्वय में किया जा रहा है। इसमें थल सेना की दक्षिणी मकान, नौसेना की पश्चिमी मकान और तथा वायुसेना की दक्षिणी पश्चिमी मकान मुख्य विवरण क्या है। यह व्यापक पैमाने पर आयोजित अभ्यास भारतीय नौसेना के नेतृत्व में और पश्चिमी नौसेना कमान के समन्वय में किया जा रहा है। इसमें थल सेना की दक्षिणी कमान, नौसेना की पश्चिमी कमान तथा भारतीय वायुसेना की दक्षिण पश्चिमी कमान सक्रिय रूप से भाग ले रही है। और अभ्यास का उद्देश्य क्या है, तो संयुक्त संचालन क्रियाओं का सत्यापन करना, तीनों सेनाओं के बीच अंतर संचालन क्षमता को सुदृढ़ करना है, बहुक्षेत्रीय अभियानों के लिए नेटवर्क आधारित कमांड एकीकरण को मजबूत भी करना है। सिर क्रिकेट किसके क्या है, तो सिर क्रिकेट का स्थान देखिए, यह एक दलदली मुहाना क्षेत्र है, जो कच्छ यानी गुजरात में और सिंध यानी पाकिस्तान के बीच है, जहां कच्छ का रन अरब सागर से मिलता है। लंबाई इसकी क्या है, लगभग 96 किलोमीटर लंबी ज्वारी क्रीक है। और विवाद क्या है, तो यह भारत पाकिस्तान सीमा विवाद का हिस्सा है। भारत इसे इसे मध्य जलधारा तक अपनी सीमा मानता है, जबकि पाकिस्तान पूर्वी तट को सीमा रेखा मानता है। उसके बाद रणनीतिक महत्व इसके देखें, रणनीतिक महत्व के बारे में, तो यह क्षेत्र एक संवेदनशील तटीय सुरक्षा क्षेत्र है, जहां तथा रणनीतिक समुद्री सीमा के रूप में भी कार्य करता है। पश्चिमी नौसेना कमान के अंतर्गत नौसैनिक और तटीय निगरानी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण भी है। समुद्री संसाधनों में से समृद्धि समुद्री संसाधनों से समृद्धि के बारे में देखें, तो यह क्षेत्र मछली पालन और अन्य समुद्री संसाधनों से भरपूर है, जिससे संभावित विशेष आर्थिक क्षेत्र से संबंधित दावे उत्पन्न हो सकते हैं। और पर्यावरणीय दृष्टि से महत्व देखें, तो सिर क्रिकेट सिंधु डेल्टा पारिस्थितिकी तंत्र का हिस्सा है, जो जैव विविधता संरक्षण और तटीय पर्यावरणीय संतुलन के लिए अत्यंत आवश्यक है।
अगला हमारा टॉपिक है, अगला है कि पत्रकारों के विरुद्ध अपराधों में दंड मुक्ति समाप्त करने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2025 यानी IDEI 2025 के बारे में देखें, चर्चा में क्यों है। तो 2 नवंबर 2025 को संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को यूनेस्को के तत्वाधान में पत्रकारों के विरुद्ध अपराधों में दंड मुक्ति समाप्त करने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जा रहा है। अब इस वर्ष का विशेष फोकस विषय है महिला पत्रकारों के विरुद्ध AI सक्षम लैंगिक आधारित हिंसा। और यह अभियान इस बात पर ध्यान केंद्रित करती है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI किस प्रकार मीडिया में कार्यरत महिलाओं के विरुद्ध नए प्रकार के उत्पीड़न और उनकी आवाज़ दबाने के तरीकों को सक्षम बना रही है। मुख्य बिंदु देखें, यह दिवस जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा वर्ष 2013 में स्थापित किया गया, जब फ्रांसीसी पत्रकार लिग्नेस ड्यूपोर्ट और क्लाड बर्लोन की माली में हत्या की गई थी। और यूनेस्को का अभियान देखे, संगठन ने CTRL और LALT उसके बाद MUTE नामक जन जागरूकता पहल शुरू किया, जिसका उद्देश्य महिला पत्रकारों के समक्ष मौजूद खतरों को उजागर करना और दंड मुक्ति तथा डिजिटल हिंसा के विरुद्ध वैश्विक कार्रवाई को प्रोत्साहित भी करना है। 2025 की थीम क्या है, तो इस वर्ष का फोकस AI सक्षम लैंगिक आधारित हिंसा पर है, जो इस तथ्य को रेखांकित करती है कि डीप फैक्ट्स, डॉक्सिंग और संगठित ऑनलाइन ट्रोलिंग जैसे दुरुपयोग के रूप महिला पत्रकारों की सुरक्षा और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए गंभीर खतरा बनते जा रहे हैं। वैश्विक आंकड़े देखें, वर्ष 2006 से 2024 के बीच विश्व भर में 1700 से अधिक पत्रकारों की हत्या हुई है, जिनमें से लगभग 10 में से 9 मामले में न्याय नहीं मिल पाया है। 10 में से 9 मामला है जिसमें न्याय नहीं मिल पाया है। संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक संगठन सांस्कृतिक संगठन के बारे में यूनेस्को के बारे में देखें, स्थापना 1945 में, संविधान 1946 से प्रभावित हुआ यूनेस्को। अच्छा, इसकी संविधान जो है 1946 में प्रभावित हुआ। यूनेस्को की स्थापना 1945 में हुई थी और मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है। उसके बाद मॉन्ट्रियल इसका क्या है, तो शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति, संचार के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना है, ताकि शांति, सतत विकास तथा मानवाधिकार को विश्व भर में सशक्त किया जा सके। उसके बाद मुख्य कार्य क्या है इसका, अपने कार्य क्षेत्र में वैश्विक मानक और मानदंड निर्धारित करना है, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए उपकरण और कार्यक्रम विकसित करना है, ज्ञान का उत्पादन करना है और सदस्य देशों के लिए साक्ष्य आधारित नीति निर्माण का समर्थन भी करना है, और विश्व धरोहर स्थल, जीवमंडल, आरक्षित क्षेत्र और उसके बाद रचनात्मक नगर जैसी वैश्विक नेटवर्क व्यवस्थाओं का संरक्षण और प्रबंधन भी करना है। उसके बाद अगला टॉपिक है कि भारतीय महिला टीम ने क्रिकेट विश्व कप 2025 जीता है। तो भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने नवी मुंबई में आयोजित फाइनल मैच में दक्षिण अफ्रीका को हराकर अपना पहला ICC महिला वनडे विश्व कप जीतकर इतिहास रच दिया है। मुख्य बिंदु देखिए, भारत की यात्रा। तो भारत इससे पहले वर्ष 2005 और 2017 में फाइनल में पहुंचा था, जहां उसे क्रमशः ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड से हार का सामना करना पड़ा था। और इस जीत के साथ भारत ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बाद महिला विश्व कप हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में जीतने वाला चौथा देश बन गया था। और टूर्नामेंट के बारे में देखें, वर्ष 2025 का टूर्नामेंट महिला क्रिकेट विश्व कप का 13वां संस्करण था, जो 4 साल के अंतराल के बाद आयोजित किया गया। और भारत और श्रीलंका ने कुल 8 टीमों की मेजबानी की। मेजबान देश भारत था और श्रीलंका। और मुख्य उद्देश्य विशेषताएं देखें तो कोच क्या है, कोच भारत के हैं अमोल मजुमदार। उसके बाद कप्तान जो है दक्षिण अफ्रीका के हैं लोरा वोल्वार्ट। और प्लेयर ऑफ द मैच जो है ये शेफाली वर्मा है। उसके बाद प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जो है ये दीप्ति शर्मा है। पूर्व 4 संस्करणों की विजेता देखें, 2013 में ऑस्ट्रेलिया जीता था, 2017 में इंग्लैंड, 2022 में ऑस्ट्रेलिया, 2025 में भारत।
उसके बाद पुरस्कार देखें तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने विजेता टीम के लिए 4.48 मिलियन अमेरिकी डॉलर लगभग 39 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि घोषित की है। भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड जो है बीसीसीआई ने विजय के उपरांत भारतीय महिला टीम के लिए 51 करोड़ रुपए के नगद पुरस्कार को घोषणा भी की है। उसके बाद अगला हमारा टॉपिक आता है क्यूएस रैंकिंग एशिया 2026 में 137 भारतीय संस्थान के बारे में देखें। चर्चा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्यूएस रैंकिंग में भारतीय विश्वविद्यालय की रिकॉर्ड वृद्धि को रेखांकित करते हुए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, अनुसंधान और नवाचार के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया है। उसके बाद यानी क्यूएस जो है, जिसका हम इसके कहते हैं क्वाकवेरेली असाइनमेंट, एक लंदन स्थित वैश्विक उच्च शिक्षा विश्लेषक संस्था है जो व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग जारी करने के लिए जानी जाती है। मुख्य बिंदु इसका देखें परिचय में। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग एशिया 2026 के अनुसार यदि कोई भी भारतीय विश्वविद्यालय शीर्ष 50 में शामिल नहीं है, परंतु भारत ने 137 विश्वविद्यालयों की वृद्धि के साथ वर्ष 2016 की तुलना में 1125% की वृद्धि दर्ज की है। और क्यूएस एशिया रैंकिंग में अब भारत के 294 विश्वविद्यालय शामिल है, जिससे वह चीन के बाद दूसरा स्थान पर है। और चीन ने इस वर्ष 261 विश्वविद्यालय को जोड़ा, जिससे उसकी कुल संख्या जो है 395 हो गई है। भारतीय संस्थान शैक्षणिक प्रतिस्पर्धा, अनुसंधान, उत्पादकता और नियोजक प्रतिष्ठा के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि अंतर्राष्ट्रीयकरण तथा अनुसंधान दृश्यता के मामले में अभी भी पिछड़े हुए हैं। एशिया में शीर्ष प्रदर्शनकर्ता के बारे में देते हैं। हांगकांग विश्वविद्यालय प्रथम स्थान पर है, पेकिंग विश्वविद्यालय दूसरा स्थान पर है, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर और नाइनाग टेक्नोलॉजिक यूनिवर्सिटी तीसरे स्थान पर है संयुक्त। और शीर्ष भारतीय संस्थान देखें, आईआईटी दिल्ली जो है 59वां स्थान पर है 2025 में 44वें से नीचे। उसके बाद आईआईटी बॉम्बे जो है 71वें स्थान पर है 2025 में 48वें से नीचे। आईआईएससी जो है बेंगलुरु 64वां स्थान पे 2025 में 62वें से नीचे। आईआईटी मद्रास जो है 17वां स्थान पे है 2025 में 56वें से नीचे। आईआईटी कानपुर जो है 77वां स्थान पे है 2025 में 67वें से नीचे। दिल्ली विश्वविद्यालय 95वें स्थान पे है 2025 में 81वें से नीचे। निजी संस्थानों की प्रगति देखें तो चंडीगढ़ विश्वविद्यालय ने सुधार करते हुए 109वां स्थान प्राप्त कर लिया है। 2025 में 120वें से ऊपर था और ऊपर 2025 में हुआ। और बीआईटीएस पिलानी सूलिनी विश्वविद्यालय तथा ओपी जिंदल ग्लोबल विश्वविद्यालय ने भी अपने अब तक के सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग स्तर हासिल किए हैं। अगला टॉपिक है जैसे कि अमूल विश्व की शीर्ष सहकारी समितियों में प्रथम। चर्चा में क्यों है तो केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आईसीए वर्ल्ड कोऑपरेटिव मॉनिटर 2025 रिपोर्ट के अनुसार अमूल तथा इंडियन फार्म्स फर्टिलाइज कोऑपरेटिव लिमिटेड जो है आईएफएफसीओ को वैश्विक स्तर पर शीर्ष 10 सहकारी संस्थाओं के क्रम पहला और दूसरा स्थान प्राप्त करने पर बधाई दी है। इस उपलब्धि को दोहा कतर में आयोजित आईसीए और CM50 सम्मेलन के दौरान औपचारिक रूप से मान्यता दी गई है। मुख्य बिंदु देखें, इसके अंतर्राष्ट्रीय सहकारी संगठन आईसीए ने यूरोपीय सहकारी एवं सामाजिक उद्यम अनुसंधान संस्थान के सहयोग से संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के उपलक्ष्य में विश्व सहकारी मॉनिटर WCM 2025 का संस्करण जारी किया है। और WCM का यह 13वां संस्करण वैश्विक सहकारी क्षेत्र का व्यापक अवलोकन प्रस्तुत करता है, जो विश्व में सतत समावेशी और लचीली अर्थव्यवस्था में सहकारी समितियों के योगदान को दर्शाता है। वर्ष 2025 की रिपोर्ट में शीर्ष 300 सहकारी समितियां शामिल है, जिनका वर्ष 2023 में संयुक्त कारोबार $2.79 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर
डॉलर रहा है। कृषि रहा और कृषि बीज, स्वास्थ्य, ऊर्जा और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में उनके आर्थिक प्रभाव को उजागर भी किया है। प्रति व्यक्ति जीडीपी के अनुपात में कारोबार के आधार पर भारत की अमूल और IFFCO ने वैश्विक सूची में शीर्ष स्थान प्राप्त किए हैं, जो उभरती अर्थव्यवस्था में सहकारी संस्थाओं की मजबूती को दर्शाता है। यह रैंकिंग जो है आर्थिक सशक्तिकरण और विकास को गति देने में भारत के सहकारी क्षेत्र की क्षमता तथा नेतृत्व को भी स्पष्ट रूप से प्रदर्शित भी करता है। अमूल गुजरात सहकारी दुग्ध विपणन संघ लिमिटेड के बारे में थोड़ा देखें विस्तार से। तो अमूल की स्थापना वर्ष 1946 में कैरा जिला दुग्ध उत्पादन सहकारी संघ लिमिटेड आनंद यानी गुजरात के आनंद के रूप में यानी गुजरात में है के रूप में की गई थी। इससे त्रिभुवन दास पटेल ने मोरारजी देसाई और सरदार वल्लभ भाई पटेल के सहयोग से प्रारंभ किया था। वर्ष 1950 में इस सहकारी संस्था ने अमूल ब्रांड की शुरुआत की, जो आज भारत की सबसे बड़ी खाद्य उत्पाद विपणन संस्था बन चुकी है। और वित्त वर्ष 2023-24 में अमूल का वार्षिक कारोबार 7.3 अरब अमेरिकी डॉलर रहा है। IFFCO इंडिया फार्म्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड जो है, इसकी स्थापना वर्ष 1967 में हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। यह भारतीय किसानों के लिए उर्वरकों का उत्पादन और विपणन करती है। विश्व के सबसे बड़ी सहकारी संस्थाओं में से एक IFFCO के पास 35,000 सदस्य सहकारी समितियां हैं, जो पूरे देश में 5 करोड़ से अधिक किसानों तक अपनी सेवाएं पहुंचाती हैं। उसके बाद अगला टॉपिक है गुरु नानक देव जयंती के बारे में देखें। गुरु नानक देव जयंती के बारे में तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जो है गुरु नानक जयंती के अवसर पर अपनी शुभकामनाएं प्रकट की है और सभी नागरिकों से बेहतर समाज के निर्माण हेतु गुरु नानक देव की सत्य, न्याय, करुणा तथा मानव समानता की शिक्षाओं को अपनाने का आग्रह भी किया है। मुख्य बिंदु क्या है, तो गुरु नानक का जन्म 1469 में हुआ था, इनका निधन 1539 में हुआ था। तो गुरु नानक का जन्म जो है 1969 में पाकिस्तान के लाहौर के पास तलवड़ी गांव में हुआ था। वे 10 सिख गुरुओं में के प्रथम थे। और प्रारंभिक जीवन देखें, गुरु नानक ने लोधी प्रशासन में सुल्तानपुर में क्लर्क के रूप में कार्य किया। लगभग 30 वर्ष की आयु में गुरु नानक ने कालीवीन नदी के पास आध्यात्मिक अनुभूति और ईश्वर के साथ प्रत्यक्ष साक्षात्कार का अनुभव किया। इसके पश्चात उन्होंने उद्घोष भी किया, न तो हिंदू है और न ही मुस्लिम। अब दर्शन देखें इनके, वे भक्ति आंदोलन के निर्गुण दर्शन के समर्थक थे और कबीर दास से प्रभावित भी थे। उन्होंने नाम जपना जैसी आध्यात्मिक प्रथाओं पर जोर दिया तथा अर्थात ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव करने के लिए ईश्वर के नाम का जाप करना। और शिक्षाएं और यात्राएं क्या है, गुरु नानक ने अपने मुस्लिम साथी मर्दाना के साथ भारत और मध्य पूर्व में व्यापक यात्रा कर अपना संदेश फैलाया था और उनके द्वारा रचित भजनों को वर्ष 1604 में 5वें सिख गुरु अर्जुन देव ने किया था। अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ में शामिल किया था। और सामुदायिक स्थापना और विरासत देखें तो उन्होंने करतारपुर में बस कर पहला सिख समुदाय स्थापित की, जहां शिष्य एक साथ रहते और पूजा करते थे। उन्होंने समुदायों का नेतृत्व करने के लिए गुरु अंगद यानी भाई लहना को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त की थी। सिख गुरु और उनके प्रमुख योगदानों के बारे में देखें तो जैसे सिख गुरु नानक जो है, गुरु नानक देव जो है इनकी अवधि 1669 से 1539 है। और इनका प्रमुख योगदान क्या है, तो सिख धर्म की संस्थापक हैं। गुरु का लंगर शुरू किया, बाबर के समकालीन थे और 550वीं जयंती करतारपुर कॉरिडोर के साथ मनाई गई है। इनकी 550वीं जयंती इनकी मनाई गई है, करतारपुर कॉरिडोर के साथ मनाई गई है। उसके बाद दूसरे गुरु हैं गुरु अंगद। गुरु अंगद का समय होता है 1504 से 1552। ये गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किए थे और गुरु का लंगर को लोकप्रिय बनाया। उसके बाद अगला आते हैं गुरु अमरदास। इनका समय होता है 1479 से 1574 तक। ये आनंद कारज विवाह की शुरुआत की, असती प्रथा और पर्दा प्रथा का उन्मूलन किया। अकबर के ये समकालीन थे। उसके बाद सॉरी 1500 का थोड़ा सा यहाँ लिपि गड़बड़ हो गया, 1579 से नहीं 1479 है। अच्छा इनका जन्म हुआ था गुरु अमरदास जी, इनका जन्म हुआ था 1500
1579 में और 1574 तक निधन हुआ इनका। ठीक, 1479 में जन्म हुआ और 1574 में इनका निधन हुआ था। अगला गुरु आते हैं गुरु रामदास। गुरु रामदास का जन्म होता है 1534 में और निधन होता है 1581 में। वर्ष 1577 में अमृतसर की स्थापना की थी गुरु रामदास ने और स्वर्ण मंदिर का निर्माण भी करवाया था। उसके बाद अगला आते हैं गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव का जन्म होता है 1563 में और 1606 में इनका निधन होता है। वर्ष 1604 में आदि ग्रंथ की रचना की थी। स्वर्ण मंदिर का निर्माण पूरा करवाया था आपस से जहांगीर द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। उसके बाद गुरु हरगोविंद आते हैं। हरगोविंद का जन्म होता है 1594 में, निधन होता है 1644 में। सिखों के एक सैन्य समुदाय में परिवर्तित किया इन्होंने गुरु हरगोविंद सिंह ने और अकाल तख्त की स्थापना की। जहांगीर और शाहजहां के खिलाफ युद्ध भी छेड़े थे। अगला आते हैं गुरु हरराय आते हैं जिनका जन्म 1630 से और इनका निधन होता है 1631 में और औरंगजेब के साथ शांति को बढ़ावा दिया। उसके मशीनरी कार्य पर ध्यान केंद्रित भी किया था। अगला गुरु होते हैं गुरु हरिकृष्ण। जन्म इनका होता है 1656 में और निधन 1664 में और सबसे युवा गुरु इन्हें माना जाता है। इस्लाम विरोधी इस निंदा के लिए औरंगजेब द्वारा बुलाया गया था इन्हें। और अगला आते हैं गुरु तेग बहादुर जिनका जन्म 1621 से 1675 में इनका निधन होता है। आनंदपुर साहिब की स्थापना की है इन्होंने और वर्ष 1675 में मुगल सम्राट औरंगजेब के आदेश पर सिर कटवा दिया था। उसके बाद गुरु गोविंद सिंह आते हैं। 1666 में जन्म होता है, 1708 तक इनका निधन होता है। वर्ष 1699 में खालसा पंथ की स्थापना किए थे गुरु गोविंद सिंह और पाहुल यानी बपतिस्ता समारोह की शुरुआत भी किए थे। गुरु ग्रंथ साहिब को गुरु पद सौंपने वाली अंतिम गुरु थे। उसके बाद अगला हमारा टॉपिक आता है मालदीव ने। मालदीव ने विश्व में पहली बार पीढ़ीगत धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाया है। देखते हैं चर्चा में क्यों है। तो मालदीव जो है आधिकारिक तौर पर दुनिया का पहला देश बन गया है जिसने धूम्रपान पर पीढ़ीगत प्रतिबंध लागू किया है, जिसके तहत 1 जनवरी 2007 या उसके बाद जन्मे किसी भी व्यक्ति को तंबाकू उत्पादकों के खरीदने, रखने या उपयोग करने की अनुमति नहीं दी गई है। मुख्य बिंदु क्या है, पीढ़ीगत प्रतिबंध क्या है। यह प्रतिबंध जो है सिगरेट, सिगार और धूम्र रहित तंबाकू सहित सभी प्रकार के तंबाकुओं पर लागू होती है। उल्लंघन को रोकने के लिए खुदरा विक्रेताओं को बिक्री से पहले वायु की पुष्टि करनी होगी। इसका उद्देश्य एक पीढ़ी के भीतर तंबाकू के उपयोग को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करना है। मालदीव ने पहले से ही वेपिन और ई सिगरेट पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया है, चाहे उम्र कोई भी हो। और न्यूजीलैंड ऐसा कानून लागू करने वाला पहला देश है जो 1 जनवरी 2009 के बाद जन्मे वाले बच्चों के लिए कानून बनाया था, लेकिन उसने इसे प्रभावी होने से पहले ही वर्ष 2023 में निरस्त कर दिया। और स्वास्थ्य परिक्षेपण के बारे में देखें इसमें क्या है। WHO जो है विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार तंबाकू से हर साल लगभग 70 लाख लोगों की मौत होती है। यह कदम युवाओं में तंबाकू सेवन की प्रवृत्ति को रोकने तथा भावी पीढ़ियों को सुरक्षा के लिए WHO के तंबाकू नियंत्रण फ्रेमवर्क कन्वेंशन FCTC के अनुरूप है। तंबाकू नियंत्रण पर WHO फ्रेमवर्क के कन्वेंशन देखिए क्या है, FCTC क्या है। यह विश्व की पहली वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य संधि है। 180 से अधिक देश भारत सहित देशों ने इस संधि को अनुमोदित किया है। इसे वर्ष 2003 में अपनाया गया, 2005 में लागू किया गया। उद्देश्य क्या है, वर्तमान एवं भावी पीढ़ियों को तंबाकू सेवन तथा तंबाकू के धुएं के से संपर्क से होने वाले विनाशकारी स्वास्थ्य, सामाजिक, पर्यावरणीय एवं आर्थिक परिणामों से सुरक्षित भी रखना है। प्रमुख प्रावधान क्या है, तंबाकू विज्ञापन, प्रचार और प्रयोजन पर प्रतिबंध, पैकेजिंग के कम से कम 30 से 50% भाग पर स्वास्थ्य चेतावनी अनिवार्य, कराधान और सार्वजनिक धूम्रपान प्रतिबंध सहित तंबाकू की मांग तथा आपूर्ति को कम करने के उपाय, अवैध व्यापार का विनियमन और नीति निर्माण में उद्योग हस्तक्षेप से सुरक्षा। उसके बाद अगला हमारा टॉपिक आता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फेरारी रेस करने वाली पहली भारतीय महिला। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फेरारी रेस करने वाली पहली भारतीय महिला के बारे में देखें चर्चा में की हुई। ये डायना पुंडोले ने अंतर्राष्ट्रीय सर्किट पर फेरारी 296 चैलेंज कार चलाने वाली पहली भारतीय महिला बनकर इतिहास रच दिया है। मुख्य बिंदु के बारे में देखें, डायना
पुंडोले फेरारी 296 चैलेंज में प्रतिबद्धता कर रही है, जो एक प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय वन मेक रेसिंग श्रृंखला है जिसमें ब्रांड की नवीनता उच्च प्रदर्शन वाली रेस कारें शामिल होती है। और दुबई ऑटोड्रोम और यास मरीना, आबू धाबी सहित मध्य पूर्व सर्किटों में उनकी भागीदारी उन्हें वैश्विक स्तर पर आधिकारिक तौर पर फरारी रेस करने वाली पहली भारतीय महिला बनती है। फेरारी 296 चैलेंज के बारे में देखें। फेरारी 296 चैलेंज जो है फेरारी की चैलेंज रेसिंग श्रृंखला का नवीनतम मॉडल है, जो 488 चैलेंज ईवो का स्थान लेगा। और यह श्रृंखला फेरारी के वैश्विक वन मैक चैंपियनशिप प्रारूप के तहत चलती है, जिसमें विश्व के पेशेवर और शौकिया यानी जेंटलमैन रेसर शामिल होते हैं। अगला हमारा टॉपिक आता है भारतीय नौसेना द्वारा इच्छुक नौसेना में शामिल। देखते हैं इसके बारे में। टॉपिक है भारतीय नौसेना द्वारा इच्छुक नौसेना में शामिल। चर्चा में क्यों है? तो भारतीय नौसेना कोची स्थित नौसेना बेस में नौसेना में सर्वे वेसल लॉन्च श्रेणी के तीसरे पोत INS इच्छुक का जलावतरण करेगी। और मुख्य बिंदु क्या है इच्छुक पोत के बारे में देखिए। इच्छुक नाम का अर्थ है मार्गदर्शक, जो समुद्रों के सटीक मानचित्रण और नौवहन का कार्य करने वाले इस जहाज की भूमि को पूर्णतः प्रतिबंधित करता है। यह दक्षिणी नौसैनिक कमान कोचीन में तैनात किए जाने वाला पहला SBL श्रेणी का ये पोत है। और गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स यानी GRSE लिमिटेड कोलकाता द्वारा निर्मित इस पोत में 80% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है। और ये जो है भूमिका और कार्य देखें तो यह जहाज बंदरगाहों, हार्बरों और नौवहन चैनलों के तटीय एवं गहरे जल क्षेत्रों के हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण के लिए डिजाइन किया गया है। इस पोत से प्राप्त सर्वेक्षण आंकड़े सुरक्षित समुद्री नौवहन, बंदरगाह प्रबंधन और सामुद्रिक संसाधनों के आकलन में सहयोग करेंगे। यह भारत की सटीक नौवहन चार्ट तैयार करने की क्षमता को सुदृढ़ करेगा, जिससे नागरिक और सैन्य दोनों समुद्री अभियानों को समर्थन भी प्राप्त होगा। उसके बाद देखते हैं ये क्या है SBL श्रेणी क्या है, यानी सर्वे वेसल लॉन्च श्रेणी क्या है। तो ये जो है ये सर्वे वेसल लॉन्च परियोजना भारत के हाइड्रोग्राफिक सर्वपोर्ट के आधुनिकीकरण तथा पुराने संधायक श्रेणी के पोतों के प्रतिस्थापन के उद्देश्य से प्रारंभ की गई है। इस श्रेणी में कुल 4 पोत शामिल हैं, जैसे INS संधायक, INS निर्देशक, INS इच्छुक, INS शोधक यानी निर्माणाधीन। यह सभी पोत गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कोलकाता द्वारा आत्मनिर्भर भारत पहल के अंतर्गत निर्मित किए जा रहे हैं। और इसे हाइड्रोग्राफिक, ओशनोग्राफिक और कार्टोग्राफिक सर्वेक्षण करने हेतु डिजाइन किया गया है, और जिससे नौवहन चार्ट तैयार करने तथा नागरिक और रक्षा दोनों समुद्री अभियानों में सहयोग प्रदान किया जा रहा है। उसके बाद अगला है कि राष्ट्रीय गीत। अगला टॉपिक है राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150वां वर्ष देखें। चर्चा में क्यों? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 नवंबर 2025 को राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150वें वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में 1 वर्ष तक चलाने वाले स्मरण उत्सव की उद्घाटन की है, जो हाल ही में 15 अगस्त को लाल किले में पहली बार गाया गया है हाल ही में। और मुख्य बिंदु देखें ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। वंदे मातरम को बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा 7 नवंबर 1875 को अक्षय नमी के दिन रचित किया गया था। यह गीत पहली बार साहित्यिक पत्रिका बंगदर्शन में उनके प्रतिष्ठित उपन्यास आनंद मठ के भाग के रूप में प्रकाशित हुआ था। अंगीकरण देखें तो इसे भारत के राष्ट्रपति गीत घोषित किया गया। इसके भारत का राष्ट्रीय गीत घोषित किया गया। इसके प्रथम 2 पद्यांशों को 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया। भाषा देखें मूलतः यह संस्कृत निष्ठ बंगाली में रचित है। संगीत रचना देखें इसे रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा संगीतबद्ध किया गया। और यह जो है
पहली बार यह वर्ष 1896 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन में प्रस्तुत की गई। यह गीत भारत माता को शक्ति, समृद्धि और दिव्यता का प्रतीक बताता है तथा भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान पीढ़ियों को प्रेरित भी करता है। उसके बाद अगला हमारा टॉपिक आता है विशेष अभियान 5.0 के बारे में चर्चा में क्यों है। तो स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग DHR और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR ने विशेष अभियान 5.0 का सफलतापूर्वक समापन किया है। विशेष अभियान इसके बारे में देखिए क्या है मुख्य बिंदु। यह भारत सरकार को राष्ट्रव्यापी पहल है। भारत सरकार की राष्ट्रव्यापी पहल है जिसका उद्देश्य स्वच्छता, कुशल रिकॉर्ड प्रबंधन तथा PMO और संसद संदर्भों और सार्वजनिक शिकायतों सहित लंबित मामलों को समय पर समाधान सुनिश्चित करना है। और इस अभियानों में DHR और ICMR के साथ साथ भारत के 27 संस्थानों ने सक्रिय रूप से भाग लिया है। प्रमुख उपलब्धियां देखिए अभियान के दौरान जन शिकायतों, PG अपीलों और PMO संदर्भों के समाधान में 100% लक्ष्य प्राप्ति है इसमें। और सभी उपबंध कार्यालयों और क्षेत्रीय संस्थानों में व्यापक स्वच्छता अभियान संचालित भी करती है। उसके बाद अगला हमारा टॉपिक आता है। अगला टॉपिक है राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस 2025। राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस 2025 के बारे में देखें चर्चा में क्यों। भारत ने 7 नवंबर 2025 को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया है जिसका उद्देश्य कैंसर की रोकथाम, शीघ्र पहचान और जागरूकता को बढ़ावा देना है। मुख्य बिंदु क्या है, पृष्ठभूमि देखें। यह दिन मैरी क्यूरी 7 नवंबर 1867 को ये जयंती को अवसर पड़ता है। यानी मैरी क्यूरी का जन्म जो है मैरी क्यूरी की जयंती का अवसर पड़ता है और जिनके रेडियो धार्मिकता पर अभूतपूर्व शोध ने कैंसर के निदान और उपचार में क्रांति ला दी थी। 7 नवंबर की इनका तिथि था और उसी पर ये जयंती पड़ती है। और कैंसर की रोकथाम तथा स्क्रीनिंग के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा वर्ष 2014 में घोषित भी किया गया। उद्देश्य और महत्व देखें इस पहल का। राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस 2025 इसका उद्देश्य महत्व क्या है। इसका उद्देश्य नागरिकों को जीवन शैली में बदलाव, नियमित स्वास्थ्य जाँच और समय पर चिकित्सा हस्तक्षेप के महत्व के बारे में शिक्षित करना है। भारत में कैंसर के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। हर वर्ष 14 लाख से अधिक नए मामले शामिल होते हैं जिनमें से कई का पता उन्नत अवस्था में चलता है। थीम 2025 क्या है, तो यदि भी भारत का अभियान घरेलू दृष्टिकोण पर केंद्रित है फिर भी यह वैश्विक विश्व कैंसर दिवस 2025 से 27 की थीम है यूनाइटेड बाय यूनिक के अनुरूप है। अब जो कैंसर उपचार में व्यक्तिगत देखभाल और समावेशिता पर प्रकाश डालती हैं। उसके बाद मरिया स्कोलोडोस्का क्यूरी का बारे में देखें। इनके जन्मदिन पर यह दिवस मनाया जाता है। तो राष्ट्रीयता के बारे में पोलैंड में जन्म हुआ था, बाद में फ्रांसीसी नागरिक बनी थी ये। और ये प्रमुख खोज देखें तो रेडियोधर्मी तत्व रेडियम और पेनोलियम की खोज की है इन्होंने कैंसर उपचार रेडियोथेरेपी में रेडियोधर्मिकता की अवधारणा और चिकित्सा उपयोग में अग्रणी बताया। और पुरस्कार और सम्मान देखें तो इन्हें नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला बनी थी। 2 अलग अलग वैज्ञानिकों भौतिकी 1903 और रसायन में 1911 में इन्हें 2 नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली एकमात्र महिला हैं। वैज्ञानिक प्रभाव देखें इनमें उनके शोध ने कैंसर निदान और उपचार में प्रयुक्त परमाणु चिकित्सा तथा विकिरण चिकित्सा की ये नींव रखी है। अगला हमारा टॉपिक आता है गूगल का प्रोजेक्ट सनकेचर। अगला टॉपिक है गूगल का प्रोजेक्ट सनकेचर क्या है। देखें चर्चा में क्यों है। तो प्रौद्योगिकी क्षेत्र की कंपनी गूगल ने प्रोजेक्ट सनकेचर की घोषणा की जो अंतरिक्ष में AI संचालित डेटा केंद्र विकसित करने के लिए एक महत्वाकांक्षी अनुसंधान पहल है। मुख्य बिंदु देखिए प्रोजेक्ट सनकेचर के बारे में। यह परियोजना में सौर ऊर्जा से संचालित उपग्रहों द्वारा अंतरिक्ष में AI डेटा केंद्रों की मेजबानी करने की परिकल्पना की गई है ताकि स्तरीय सुविधाओं को शीतल करने के लिए उपयोग की जाने वाली पृथ्वी की ऊर्जा और पानी की खपत को कम किया जा सके। ये परिक्रमा करने वाले डेटा केंद्र प्रति सेकंड 10 टेराबिट्स की गति से डेटा स्थानांतरित करने के लिए मुक्त स्थान ऑप्टिकल लिंक का उपयोग करेंगे जिससे स्टारलिंक जैसे उपग्रह इंटरनेट तारामंडल के समान वितरण नेटवर्क का निर्माण होगा।
गूगल अपने अंतरिक्ष आधारित TPU यानी टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट हार्डवेयर का परीक्षण करने के लिए वर्ष 2027 की शुरुआत तक दो प्रोटोटाइप उपग्रहों को लॉन्च करने की योजना बना रही है। अंतरिक्ष आधारित AI केंद्रों की आवश्यकता के बारे में देखिए। AI डेटा सेंटर्स को शीतल करने के लिए भारी मात्रा में विद्युत और पानी की आवश्यकता होती है, जो वैश्विक स्तर पर AI के बढ़ते उपयोग इनके कारण पर्यावरणीय चिंता का विषय बन गया है। अंतरिक्ष में सौर पैनल पृथ्वी की तुलना में 8 गुना अधिक कुशल है तथा निरंतर और स्वस्थ ऊर्जा आपूर्ति प्रदान भी करेंगे। कार्यप्रणाली देखिए, ये उपग्रह एक समेकित उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग नेटवर्क के रूप में कार्य करने के लिए सौर ऊर्जा और ऑप्टिकल डेटा ट्रांसमिशन पर निर्भर रहेंगे। और जो TPU जो है, इसका विकिरण प्रतिरोध और चरम स्थितियों में प्रदर्शन के लिए परीक्षण किया जा रहा है। अगला टॉपिक है कि उत्सर्जन अंतराल रिपोर्ट 2025 के बारे में चर्चा की है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने ऑफ टारगेट शीर्षक से अपने उत्सर्जन अंतराल रिपोर्ट 2025 जारी की है, जिसमें चेतावनी दी गई है कि पेरिस समझौते के तहत वर्तमान जलवायु प्रतिज्ञाएं 1.5 डिग्री सेल्सियस यानी 1.5 डिग्री सेल्सियस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपर्याप्त है। और मुख्य बिंदु क्या है? अनुमानित तापमान वृद्धि स्तर देखें। वर्तमान नीतियों के तहत अनुमान है कि वर्ष 21 तक विश्व का तापमान 2.8 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा। और यदि सभी राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान को पूरी तरह क्रियान्वित किया जाए तो सदी के अंत तक अनुमानित तापमान वृद्धि को लगभग 2.3 से 2.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित किया जा सकता है। यह पिछले वर्ष यानी 2024 के पिछले वर्ष के 2.6 से 2.8 डिग्री सेल्सियस का अनुमान से केवल मामूली सुधार है, जो नई प्रतिबद्धताओं की सीमित प्रगति को दर्शाते हैं। प्रभावी करने वाले कारक देखें। पद्धतिगत समायोजन के कारण अनुमानों में 0.1 डिग्री सेल्सियस का सुधार हुआ है। वहीं संयुक्त राज्य अमेरिका के पेरिस समझौते से बाहर होने से उतना ही नकारात्मक प्रभाव पड़ने की संभावना है। कटौती लक्ष्य देखें। 2 डिग्री सेल्सियस तक ग्लोबल वार्मिंग सीमित करने के लिए वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को वर्ष 2035 तक वर्ष 2019 के स्तर से 35% घटाना होगा। और 1.5 डिग्री सेल्सियस अधिक महत्वाकांक्षी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उत्सर्जन में वर्ष 2019 के स्तर से 55% की कमी आवश्यक है। हालांकि यूनेप ने चेतावनी दी है कि अगले दशक में 1.5 डिग्री सेल्सियस सीमा का अस्थायी रूप से उल्लंघन होने की संभावना है, जो उत्सर्जन में और अधिक गहन एवं तीव्र कटौती की आवश्यकता को रेखांकित करती है। सकारात्मक संकेतक देखिए इसके, तो अनुमानित तापमान वृद्धि 3 से 3.5 डिग्री सेल्सियस 2015 से के हिसाब से घटाकर लगभग 2.5 डिग्री सेल्सियस 2025 में हो गई, और जो पेरिस समझौते के बाद से हुई प्रगति को दर्शाती है। सौर और पवन प्रौद्योगिकी का तीव्र विस्तार हो रहा है, जिससे वैश्विक स्तर पर उनकी तैनाती की लागत में कमी आई है। उसके बाद संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी यूनेप के बारे में थोड़ा देखें। यूनेप की स्थापना 1972 में संयुक्त राष्ट्र मानव पर्यावरण सम्मेलन स्टॉकहोम के बाद हुई थी, और मुख्यालय नैरोबी कन्या में है इसका मुख्यालय यूनेप का। और कार्य क्या है? यह एक वैश्विक पर्यावरणीय प्राधिकरण के रूप में कार्य करता है, जो अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरणीय प्रयासों का समन्वय करना है तथा राष्ट्रों को सतत नीतियां अपनाने में सहयोग भी प्रदान करना है। वो प्रमुख इसकी रिपोर्ट क्या है? तो उत्सर्जन अंतराल रिपोर्ट है, अनुकूल अंतराल रिपोर्ट है, वैश्विक पर्यावरण आउटलुक है। उसके बाद अगला हमारा टॉपिक आता है खाद्य एवं कृषि स्थिति यानी SOFA रिपोर्ट 2025 के बारे में देखें। खाद्य एवं कृषि स्थिति के रिपोर्ट 2025 के बारे में देखें। चर्चा में क्यों है? खाद्य एवं कृषि संगठन FAO जो है, इसने जो है विभिन्न भूमि स्वामित्व स्तरों पर भूमि संरक्षण का समाधान नमक शीर्ष से खाद्य एवं कृषि स्थिति रिपोर्ट 2025 जारी की है। मुख्य बिंदु इसका है, रिपोर्ट के बारे में देखें तो वैश्विक कृषि भूमि में कमी लगभग 20%। वैश्विक कृषि भूमि में मृदा अपरदन, पोषण तत्वों की कमी और कार्बन की हानि के कारण उत्पादकता में गिरावट देखी जा रही है।
क्षेत्रीय प्रभाव देखें तो एशिया और अफ्रीका सबसे अधिक प्रभावी है, जहां दक्षिण एशिया तथा उप सहारा अफ्रीका में उत्पादकता में गंभीर अंतर देखा गया है। जैसे संभावित स्तर से 70% तक कमी देखा गया है। अब भारत की स्थिति देखिए, भारत में वैश्विक स्तर पर सबसे अधिक उपज अंतराल देखा गया है, जिसका मुख्य कारण भूमि का अत्यधिक उपयोग और मृदा की उर्वरता में गिरावट है। मुख्य प्रेरक के कारक देखें, वनों की कटाई, वन हानि का 90%, एकल सफल उत्पादन, अत्यधिक उर्वरक उपयोग और नियमित सिंचाई और अनुचित मृदा प्रबंधन। भूमि क्षरण देखें तो भूमि क्षरण को आवश्यक पारिस्थितिकी तंत्र सेवाएं प्रदान करने की भूमि की क्षमता में दीर्घकालिक गिरावट के रूप में परिभाषित किया गया है, जो प्राकृतिक प्रक्रियाओं और मानवीय गतिविधियों जैसे वनों की कटाई, अतिचारण और असंगत सिंचाई के कारण होती है। भूमि क्षरण तटस्थता के बारे में देखें, यह एक वैश्विक लक्ष्य है। भूमि क्षरण तटस्थता वैश्विक लक्ष्य है, जिसका उद्देश्य भूमि संसाधनों की मात्रा और गुणवत्ता को स्थिर रखना है या समय के साथ उसमें सुधार सुनिश्चित करना है। इसे वर्ष 2015 में सतत विकास लक्ष्य SDG 15.3 के भाग के रूप में मरुस्थलीकरण से निपटने हेतु संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के तहत अपनाया गया था, UNCCD के तहत अपनाया गया है। भूमि क्षरण तटस्थता पदानुक्रम के बारे में देखें तो भूमि क्षरण से बचें, कम करें और पलटें। यह पारिस्थितिकी संतुलन को बहाल करने के लिए FAO का मुख्य सिद्धांत है। और उसके बाद FAO यानी खाद्य एवं कृषि संगठन के बारे में थोड़ा विस्तार से देखें तो इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1945 में। इसका मुख्यालय रोम, इटली में स्थित है। यह संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी के रूप में कार्य करता है। इसके 194 सदस्य देश हैं, जिसमें यूरोपीय संघ भी इसमें शामिल है। उद्देश्य देखें, इसका उद्देश्य भूखमरी को समाप्त करना है, पोषण में सुधार करना है, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना है, सतत कृषि को बढ़ावा देना है। प्रमुख इसके रिपोर्ट कौन कौन सी हैं तो खाद्य एवं कृषि स्थिति है, जिसे SOFA कहा जाता है, यानी सोफा। उसके बाद विश्व में खाद्य सुरक्षा और पोषण की स्थिति वाला भी रिपोर्ट लाता है, यानी सोफी SOFI। उसके विश्व मत्स्य पालन और जलीय कृषि की स्थिति भी लाता है, सोफिया यानी SOFIA। और विश्व के वनों की स्थिति वाला रिपोर्ट मिलाती है, यानी SOFO। भारत और FAO के बारे में देखें तो भारत FAO का एक संस्थापक सदस्य है। यह भारत के राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना और सतत भूमि प्रबंधन पहलों का समर्थन करता है। उसके बाद अगला हमारा टॉपिक आता है कि मलाबार अभ्यास 2025 क्या है। मलाबार अभ्यास 2025 क्या है देखें तो भारतीय नौसेना का युद्धपोत जो है INS सहाद्री उत्तरी प्रशांत महासागर के गुआम में आयोजित बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास मलाबार 2025 में भाग लेने पहुंचे। मुख्य बिंदु देखें, मलाबार अभ्यास क्वाड रूपरेखा के तहत आयोजित यह एक बहुपक्षीय नौसैनिक युद्धाभ्यास है, जिसमें भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल है। इसका उद्देश्य क्या है, हिंद प्रशांत क्षेत्र में संयुक्त समुद्री समन्वय, पारस्परिक संचालन क्षमता और संचालन तत्परता को सुदृढ़ करना है। INS सहाद्री की भागीदारी आत्मनिर्भर भारत अभियान और नौसैनिक स्वदेशीकरण के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाना है। आयोजित स्थल गुआम के बारे में इसके देखें तो गुआम का आयोजन स्थल के रूप में चयन हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत की बढ़ती भागीदारी और क्वाड के सामरिक लक्ष्यों के रूप में है। और यह पश्चिम प्रशांत महासागर में स्थित एक असंबद्ध अमेरिकी क्षेत्र है, जो फिलिस्तीन और हवाई के बीच स्थित है। और यह जो है एंडरसन वायुसेना अड्डा और नेवल बेस गुआम जैसे प्रमुख अमेरिकी सैन्य अड्डे स्थित हैं, और जो इस हिंद प्रशांत सुरक्षा अभियानों के लिए एक सामरिक केंद्र बनाते हैं। INS सहाद्री क्या है तो यह शिवालिक श्रेणी प्रोजेक्ट 17 की एक निर्देशित प्रक्षेपास्त्र युक्त स्टील्थ फ्रीगेट है, जिसे वर्ष 2012 में भारत की पहली स्टील्थ फ्रीगेट श्रृंखला के अंतर्गत नौसेना में सम्मिलित किया गया था। मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड MDL मुंबई द्वारा निर्मित इसे एंटी एयर, एंटी सरफेस और एंटी पनडुब्बी युद्ध सहित बहु भूमिका संचालन के लिए डिजाइन किया गया है।
उसके बाद अगला टॉपिक में है कि राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस 2025। राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस 2025 चर्चा में क्यों, तो विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के प्रवर्तन की स्मृति में प्रत्येक वर्ष 9 नवंबर को राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस मनाया जाता है। यह अधिनियम सभी नागरिकों, विशेषकर वंचित एवं दुर्बल वर्गों को निःशुल्क और निष्पक्ष न्याय तक समान पहुँच सुनिश्चित करने हेतु वर्ष 1995 में प्रभावी हुआ। उसके बाद मुख्य इसके बिंदु देखें, राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस के बारे में। इस दिवस को शुरुआत विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नलसा द्वारा की गई है। यह दिवस नागरिकों के कानूनी अधिकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाने, सभी के लिए न्याय तक पहुँच सुनिश्चित करने और समाज के कमजोर वर्गों के लिए न्याय के सिद्धांत को बनाए रखने के लिए माना जाता है। और विधिक ढांचा देखें, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत गठित इस तंत्र में शामिल हुए संस्थाएं हैं। नलसा है राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, यह भारत के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में हुई थी। उसके बाद सलसा है यानी राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण SLAS, उसके ये है संबंधित उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों की अध्यक्षता में। उसके बाद DLSA है यानी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, ये संबंधित जिला न्यायाधीशों की अध्यक्षता में होती है। यह ढांचा आर्थिक और सामाजिक रूप से कमजोर वर्गों को निःशुल्क कानूनी प्रतिनिधित्व, परामर्श तथा सहायता प्रदान करना है, जिसका वित्त पोषण राष्ट्रीय राज्य एवं जिला कानूनी सहायता निधियों के माध्यम से की जाती है। इसके अतिरिक्त लोक अदालतें, कानूनी सहायता, रक्षा परामर्श प्रणाली उसके यानी LADCS, उसके बाद फास्ट ट्रैक और विशेष न्यायालय तथा ग्राम न्यायालय एवं नारी अदालत जैसी पूरक संस्थाएं एवं योजनाएं भी इस ढांचे के अंतर्गत कार्यरत हैं, जो विवाद समाधान एवं न्याय तक पहुंच को अधिक सुलभ और प्रभावी बनाते हैं। अगला हमारा टॉपिक आते हैं राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2025। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2025 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया गया, जो स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री तथा देश की आधुनिक शिक्षा प्रणाली के प्रमुख वस्तुकार मौलाना अबुल कलाम आजाद की 137वीं जयंती के अवसर पर आयोजित की गई थी। उसके बाद बिंदु देखें, मुख्य बिंदु राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के बारे में। यह दिवस प्रतिवर्ष 11 नवंबर को मौलाना अबुल कलाम आजाद की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है और इस दिवस की घोषणा सर्वप्रथम वर्ष 2008 में तत्कालीन मानव संसाधन विकास मंत्रालय, अब शिक्षा वो मंत्रालय बन गया है, उनके द्वारा की गई थी, इस मंत्रालय के द्वारा की गई। और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के बारे में, उनका जन्म 11 नवंबर 1888 को मक्का में हुआ था और बाद में वे कलकत्ता में बस गए और जहां वे एक प्रमुख विद्वान तथा राष्ट्रवादी के रूप में उभरे और उन्होंने स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री 1947 से लेकर 1958 तक के रूप में कार्यरत रहे और वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक शिक्षा को सुदृढ़ करने के लिए महत्वपूर्ण सुधार भी किए हैं। और वे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी UGC, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT और भारतीय विज्ञान संस्थान IISc के साथ साथ साहित्यिक अकादमी, ललित कला अकादमी तथा संगीत नाटक अकादमी जैसे सांस्कृतिक संस्थाओं की स्थापना में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उनके महान योगदान को देखते हुए उन्हें वर्ष 1992 में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित भी किया गया। भारत की पहली MWH स्केल अगला टॉपिक है कि भारत की पहली MWH स्केल वेनेडियम रेडॉक्स फ्लो बैटरी के बारे में यानी VRFB के बारे में देखते हैं। चर्चा में क्यों, केंद्रीय विद्युत और आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री ने ग्रेटर नोएडा में भारत की पहली MWH स्केल वेनेडियम रेडॉक्स फ्लो बैटरी का उद्घाटन हुआ है। मुख्य बिंदु देखें बैटरी के बारे में, 3 MWH क्षमता वाली वेनेडियम रेडॉक्स फ्लो बैटरी का विकास राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम के राष्ट्रीय ऊर्जा प्रौद्योगिकी अनुसंधान संगठन द्वारा की गई है। इसका उद्देश्य बड़े स्तर पर नवीनीकरणीय ऊर्जा एकीकरण और ग्रिड स्थिरता के लिए दीर्घावधि ऊर्जा भंडार प्रौद्योगिकी का प्रदर्शन करना है। विशेषताएं देखें, यह बैटरी जो है विभिन्न ऑक्सीकरण अवस्थाओं में वेनेडियम आयनों के उपयोग का विद्युत ऊर्जा का कुशल भंडारण और निर्वहन करती है। यह प्रणाली लिथियम आयन बैटरियों की तुलना में दीर्घ परिचालन आयु और उत्कृष्ट
उत्कृष्ट मापनीयता प्रदान करती है। इसमें प्रयुक्त गैर ज्वलनशील इलेक्ट्रोलाइट से इसे बड़े स्तर पर ऊर्जा भंडार अनुप्रयोगों के लिए अत्यंत सुरक्षित बनाते हैं। यह ग्रिड स्तरीय नवीनीकरणीय ऊर्जा भंडार, माइक्रो ग्रिड संचालन तथा पीक लोड प्रबंधन के लिए उपयुक्त है और VRFB को सौर एवं पवन ऊर्जा जैसे अक्षय स्रोतों के ग्रिड एकीकरण हेतु एक अस्थायी और विश्वसनीय विकल्प के रूप में देखा जा रहा है। अगला हमारा टॉपिक है बुकर पुरस्कार क्या है 2025। चर्चा में क्यों है, लेखक डेविड एस जेलन को उनकी काल्पनिक उपन्यास एनुफ्लेस के लिए वर्ष 2025 में बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मुख्य बिंदु देखें, डेविड एस जेले के बारे में देखते हैं। इनके बारे में इनके ही उपन्यास हैं, काल्पनिक उपन्यास है फ्लेस। तो ये डेविड एस जेले एक हंगेरियन ब्रिटिश उपन्यासकार हैं जो अपनी सटीक संक्षिप्त शैली और पुरुषत्व पहचान तथा समकालीन यूरोपीय जीवन को गहरी खोज के लिए जाने जाते हैं। ये अपने उपन्यास फ्लेस के माध्यम से उन्होंने अपनी प्रतिष्ठा को और मजबूत किया है और वे साधारण पुरुषों के आंतरिक जीवन को असाधारण रूप से चित्रित भी करते हैं तथा उनके व्यक्तिगत संघर्षों को व्यापक सामाजिक एवं आर्थिक परिवेश के संदर्भ में प्रस्तुत भी करते हैं। बुकर पुरस्कार के बारे में देखें। बुकर पुरस्कार जो है पूर्व में मैन बुकर पुरस्कार विश्व के सबसे प्रतिष्ठित साहित्यिक पुरस्कारों में से एक है। इसे वर्ष 1969 में स्थापित किया गया और यह बुकर पुरस्कार फाउंडेशन द्वारा संचालित किया गया है। यह पुरस्कार जो है अंग्रेजी में लिखा गया और यूके का आयरलैंड में प्रकाशित सर्वश्रेष्ठ मौलिक पूर्णकालिक उपन्यास को सम्मानित करता है। वर्ष 2014 में किसी भी राष्ट्रीयता के लेखक इसके लिए प्रतियोगिता में भाग लेने के पात्र हैं और इस पुरस्कार का उद्देश्य अंग्रेजी भाषा के साहित्य में उत्कृष्टता को प्रोत्साहित करना और पाठकों के व्यापक वर्ग को आकर्षित भी करना है। भारत के पुरस्कार विजेता में अरुंधति राय, किरण देसाई और अरविंद अडिया शामिल है। इसमें अरुंधति राय को 1997 में मिला, किरण देसाई को 2006 में और अरविंद अडिगा को 2008 में। उसके बाद बुकर पुरस्कार और अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के बीच अंतर देखें। बुकर पुरस्कार पहली बार वर्ष 1969 में प्रदान किया गया और यह मूलतः अंग्रेजी में लिखी गई सर्वश्रेष्ठ एकल कथा कृति के लिए दिया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जो है इसकी स्थापना 2005 में की गई और यह किसी भी अन्य भाषा में से अंग्रेजी में अनुवादित सर्वश्रेष्ठ एकल कथा कृति के लिए जाना जाता है। यह पुरस्कार लेखक और अनुवाद दोनों को उपलब्धियों को मान्यता भी देता है। उसके बाद अगला हमारा टॉपिक आता है। अगला टॉपिक में अमोनियम नाइट्रेट के बारे में। अमोनियम नाइट्रेट चर्चा में क्यों, दिल्ली के लाल किले के समीप हुए विस्फोट में अमोनियम नाइट्रेट के उपयोग की संभावना के चलते यह रसायन चर्चा का विषय बन गया। अब मुख्य बिंदु रसायन के बारे में देखें। शुद्ध अमोनियम नाइट्रेट जो है यानी NH4NO3 का एक सफ़ेद और क्रिस्टली जल में घुलनशील नाइट्रोजन युक्त यौगिक है जिसे अमोनिया और नाइट्रिक अम्ल की अभिक्रिया से तैयार किया जाता है और यह लगभग 170 डिग्री सेल्सियस पर पिघलता है। इस पदार्थ को एक ऑक्सीकरण अभिकर्मक के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और यह व्यावसायिक विस्फोटकों के निर्माण में उपयोग होने वाला एक प्रमुख घटक है। इसे दोहरे उपयोग वाले पदार्थ की श्रेणी में रखा गया है, यानी इसका एक ओर वैध औद्योगिक उपयोग है जबकि दूसरी ओर इसका हथियार के रूप में भी प्रयोग किया जा सकता है। उसके बाद इसका उपयोग देखें, ये उच्च पोषण तत्व सामग्री के कारण कृषि में इसका उपयोग जो है व्यापक रूप से नाइट्रोजन उर्वरक के रूप में किया जाता है। इसका उपयोग खादानों और उत्सर्जन परियोजनाओं से नियंत्रित विस्फोट के लिए किया जाता है तथा यह खनन ग्रेड विस्फोटकों से प्रयुक्त विभिन्न इमल्सन एवं जेल का एक प्रमुख घटक भी है। अमोनियम नाइट्रेट का स्तरीकरण देखें। शुद्ध अमोनियम नाइट्रेट अपने आप में विस्फोटक नहीं है और इसे संयुक्त राष्ट्र के खतरनाक पदार्थों के वर्गीकरण के तहत ऑक्सीकारक के रूप में वर्गीकृत किया गया है। यह ईंधन तेल, पोटेशियम क्लोरेट, सल्फर या अन्य तौरकों के साथ मिलाए जाने पर वाष्पशील के रूप में परिवर्तित भी हो जाता है। इस मिश्रण में अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल का निर्माण होता है जो आमतौर पर उपयोग किए जाने वाले एक विस्फोटक है और हालांकि अमोनियम नाइट्रेट फ्लू ऑयल में स्वयं विस्फोट नहीं हो सकता। इसे सक्रिय करने के लिए डेटोनेटर जैसे ट्रिगर की आवश्यकता होती है जो आमतौर पर RDX या TNT जैसे प्राथमिक विस्फोटकों द्वारा संचालित भी होता है।
उसके बाद अगला टॉपिक है गरुड़ अभ्यास 2025। गरुड़ अभ्यास 2025 क्या है, चर्चा में क्यों, तो भारतीय वायु सेना ने फ्रांसीसी वायु एवं अंतरिक्ष सेना के साथ आयोजित द्विपक्षीय द्विपक्षीय क्या है द्विपक्षीय वायु अभ्यास गरुड़ 25 के 8वें संस्करण में भाग लिया है। गरुड़ अभ्यास परिचित है। गरुड़ अभ्यास जो है गरुड़ भारतीय और फ्रांसीसी वायु सेनाओं के बीच एक द्विपक्षीय वायु अभ्यास है जो वर्ष 2003 के समय पर आयोजित किया गया है। यह भारत द्वारा किसी विदेशी वायु सेना के साथ किए जाने वाले उच्चतम स्तर के वायु अभ्यासों में से एक है। गरुड़ अभ्यास जो और बारी बारी से भारत तथा फ्रांस में आयोजित होता है। इसके प्रमुख उद्देश्यों में पारस्परिक परिचालन क्षमताओं को बढ़ाना है, रणनीतिक साझा करना है, परिचालन संबंधी जानकारी का निर्माण करना है तथा रणनीतिक संबंध बनाना इसमें शामिल है। उसके बाद 2025 संस्करण परिचय देखें तो गरुड़ अभ्यास का 8वां संस्करण है गरुड़ 25। और फ्रांस के मोंट डी मार्शन मिलिट्री बेस में 16 से 27 नवंबर 2025 तक आयोजित किया जा रहा है। भारतीय वायु सेना का दस्ता जिसमें SU-30 MKI लड़ाकू विमान है, उसके बाद IL-78 रिफ्यूल शामिल है तथा C-17 ग्लोबल मास्टर 13 एयरलिफ्ट विमान शामिल है। और फ्रांस के मल्टी रोल लड़ाकू विमान है, इसके साथ मिलकर जटिल सिम्युलेटेड मशीनों में भाग लेना है। और इस मशीनों में एयर टू एयर कॉम्बैट वायु रक्षा और संयुक्त स्ट्राइक ऑपरेशन इसमें शामिल हैं। अगला टॉपिक है अजय वारियर 25 अभ्यास। अजय वारियर 25 अभ्यास के बारे में देखें तो भारत और यूनाइटेड किंगडम ने भारतीय सेना तथा ब्रिटिश सेना के मध्य द्विपक्षीय सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास अजय वारियर 25 के 8वें संस्करण की शुरुआत की है। मुख्य बिंदु देखिए अभ्यास के बारे में। अजय वारियर भारतीय सेना और ब्रिटिश सेना के बीच एक द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है जो वर्ष 2011 से द्विवार्षिक रूप से आयोजित किया जाता है और इसका उद्देश्य अवर संचालन बढ़ाना है, सामरिक समन्वय में सुधार लाना है तथा आतंकवाद रोधी और शांति अभियानों में श्रेष्ठ प्रथाओं का आदान प्रदान करना है। यह अभ्यास जो है संयुक्त राष्ट्र के अधिदेश के तहत आयोजित किया जाता है, विशेषकर संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अभ्यास 7 के अनुरूप जो शांति के लिए खतरे, शांति भंग और आतंकवाद रोधी परिदेशों से संबंधित शांति स्थापना करते हुए उससे संबंधित है। संस्करण 2025 के बारे में देखें। 8वां संस्करण 17 से 30 नवंबर 2025 तक फॉरेन ट्रेनिंग नोड महाजन फील्ड फायरिंग रेंज राजस्थान में आयोजित किया जा रहा है और इसमें दोनों सेनाओं से समान प्रतिनिधित्व के साथ कुल 240 से कर्मी भाग ले रहे हैं। भारतीय सेना का प्रतिनिधित्व सिख रेजिमेंट कर रही है और प्रशिक्षण में सिमुलेशन आधारित परिदृश्य, ब्रिगेड स्तरीय मिशन योजना तथा वास्तविक जीवन के आतंकवाद विरोधी परिस्थितियों से संबंधित क्षेत्रीय अभ्यास इसमें शामिल है। अगला हमारा टॉपिक है विश्व मत्स्य दिवस 2025। विश्व मत्स्य दिवस जो 2025 विश्व मत्स्य दिवस 2025 के बारे में देखें। भारत ने 21 नवंबर 2025 को विश्व मत्स्य दिवस मनाया है जिसमें सतत नील अर्थव्यवस्था के संवर्धन तथा मत्स्य पालकों की आजीविका में संरचनात्मक सुधार को केंद्रित करते हुए गतिविधियों का संचालन किया जा रहा है। मुख्य बिंदु क्या है विश्व मत्स्य दिवस के बारे में देखें। प्रतिवर्ष 21 नवंबर को मनाए जाने वाले इस दिवस की उत्पत्ति वर्ष 1997 में विश्व मत्स्य मंच के गठन से संबंधित है जब 18 देशों के प्रतिनिधि नई दिल्ली में सतत मत्स्य तथा मत्स्य पालक समुदायों के संरक्षण एवं संवर्धन के उद्देश्य से सम्मिलित हुए थे। ये फलस्वरूप भारत इस वैश्विक आयोजन का उद्गम स्थल बन गया है। विषय देखें वर्ष 2025 का विषय भारत की जल जनित अर्थव्यवस्था में बदलाव, समुद्री खाद्य वस्तुओं के निर्यात में मूल्यवर्धन। रैंकिंग देखें भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मत्स्य उत्पादक देश है तथा भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मत्स्य उत्पादक देश है तथा विश्व के शीर्ष झींगा उत्पादकों में शामिल है। कुल मत्स्य उत्पादन वर्ष 2013-14 के 96 लाख टन से बढ़कर 2024-25 में 195 लाख टन हो गया है। समुद्री उत्पादों का निर्यात 11.08% बढ़ा जो अक्टूबर 2024 में 0.81 अरब अमेरिकी डॉलर से बढ़कर अक्टूबर 2025 में 0.90 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है।
प्रमुख पहल के बारे में देखें, सरकार ने सुरक्षित, पारदर्शी और वैश्विक मानकों के अनुरूप समुद्री खाद्य आपूर्ति श्रृंखला सुनिश्चित करने हेतु राष्ट्रीय मत्स्य एवं जलीय कृषि अनुरेखण ढांचा प्रारंभ किया है और EEZ नियमों के तहत मत्स्य संसाधनों के सतत उपयोग से पर्यावरणीय रूप से उत्तरदायी गहरे समुद्र में मत्स्य को प्रोत्साहन मिलता है, जिससे मत्स्य सहकारी समिति और FFPOS को प्राथमिकता दी जाती है, जिससे लघु स्तर के मत्स्य पालकों के लिए आय के अवसर सृजित किया जा सके। उसके बाद REAL CRAFT एक डिजिटल मंच है जो ऑनलाइन पंजीकरण, लाइसेंसिंग, ई-पेमेंट तथा पोर्ट डेटा अपडेट की सुविधा देता है और एकीकृत निरीक्षण के माध्यम से पेपरलेस मत्स्य प्रशासन सुनिश्चित भी करता है। नाभ मित्र के बारे में देखें, नाभ मित्र के बारे में क्या है। नाभ मित्र जो है 20 मीटर से कम आकार वाले छोटे पोतों हेतु 2 तरफा उपग्रह संचार प्रणाली है जो वास्तविक समय में ट्रैकिंग, SOS अलर्ट और मौसम अपडेट प्रदान करती है, जिससे मत्स्य पालकों की सुरक्षा तथा तटीय प्राधिकरणों के साथ समन्वय में सुधार होता है। अगला टॉपिक है गुरु तेग बहादुर शहीदी दिवस। गुरु तेग बहादुर शहीदी दिवस के बारे में देखिए चर्चा में क्यों है। भारत के राष्ट्रपति ने 24 नवंबर 2025 को गुरु तेग बहादुर के 350वें शहीदी दिवस के अवसर पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। उन्हें 24 नवंबर 1675 को कश्मीरी पंडितों को जबरन धर्म परिवर्तन से बचाने के लिए औरंगजेब द्वारा फांसी दे दी गई थी। दिल्ली के चांदनी चौक में स्थित शीशगंज साहिब गुरुद्वारा उनके फांसी स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। मुख्य बिंदु देखें गुरु तेग बहादुर के बारे में। प्रारंभिक जीवन वर्ष 1621 में अमृतसर में जन्म हुआ। गुरु तेग बहादुर को उनके तपस्वी स्वभाव के कारण शुरू में त्यागमल के नाम से जाना जाता है और धार्मिक दर्शन एवं युद्ध कौशल में प्रशिक्षित होने के साथ युद्ध में वीरता के लिए उन्हें तेग बहादुर को उपाधि दी जाती है। और गुरु के रूप में योगदान देखें तो वर्ष 1664 में गुरु हर किशन के बाद 9वें सिख गुरु बने और इन्होंने वर्ष 1665 में आनंदपुर साहिब की स्थापना की तथा असमानता, न्याय और भक्ति पर ध्यान केंद्रित करते हुए गुरु ग्रंथ साहिब में 700 से अधिक भजनों का योगदान दिया है। विरासत के बारे में देखें, इन्होंने औरंगजेब के शासनकाल के दौरान जबरन धर्मांतरण का विरोध किया तथा अपने अनुयायियों के बीच निर्भरता और सद्भाव को प्रोत्साहित भी किया है। धर्म और अंतःकरण की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए इन्हें हिंद दी चादर यानी भारत की ढाल के रूप में सम्मानित भी किया गया है। यह है गुरु तेग बहादुर। उसके बाद सिख धर्म के 10 गुरुओं के बारे में देखें। हमने देखा था गुरु नानक देव। गुरु नानक देव ये जो है ये सिखों के पहले गुरु और सिख धर्म के संस्थापक थे। इन्हें गुरु का लंगर की शुरुआत की इन्होंने। ये बाबर के समकालीन थे गुरु नानक देव। और गुरु नानक देव की 550वीं जयंती पर करतारपुर कॉरिडोर की शुरुआत हुई थी। हमने गुरु अंगद के बारे में देखा। गुरु अमरदास, गुरु रामदास हो गए, फिर गुरु अर्जुन देव हो गए, फिर गुरु हरि गोविंद सिंह के बारे में देखा, गुरु हर राय, गुरु हरकिशन और गुरु तेग बहादुर और 9 गुरु थे, गुरु गोविंद सिंह 10वें गुरु। उसके बाद अगला हमारा टॉपिक आता है। अगला टॉपिक है हाईली गुबी ज्वालामुखी के बारे में। हाईली गुबी ज्वालामुखी के बारे में देखिए चर्चा में क्यों है। इथियोपिया में स्थित हाईली गुबी ज्वालामुखी में भयंकर विस्फोट हुआ है, जिसके परिणाम स्वरूप हजारों मीटर ऊंचाई तक राख के विशाल गुबार उठे हुए और इन राख कणों को एक भाग भारतीय वायु क्षेत्र में प्रवेश कर गया, जिसके कारण विमानन संबंधी चेतावनी जारी की गई। मुख्य बिंदु देखिए हाईली गुबी ज्वालामुखी के बारे में। यह ज्वालामुखी उत्तरी पूर्वी इथियोपिया के अफार क्षेत्र में स्थित है और दानाकिल डिप्रेशन का हिस्सा है, जो पृथ्वी के सबसे गर्म तथा सबसे निम्न स्थलों में से एक है। यह विस्फोट महत्वपूर्ण है क्योंकि अफार क्षेत्र में प्राप्त भूवैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर ऐसा माना जाता है कि यह ज्वालामुखी लगभग 12,000 वर्षों के बाद सक्रिय हुआ है। यह विस्फोट पूर्वी अफ्रीका दरार प्रणाली की भूवैज्ञानिक अस्थिरता को रेखांकित करती है, जहाँ सक्रिय ज्वालामुखी दरार विस्फोट तथा विस्तृत रेखाएं
प्राय सामान्य है और यह विश्व की अत्यंत विवर्तनिक रूप से सक्रिय दरार प्रणाली में से एक है, जहां अरब, न्यूबियन और सोमाली विवर्तनिक प्लेट अपसरण कर रही है। इस क्षेत्र की विशेषता बेसाल्टिक लावा है और फिशर प्रणाली और महाद्वीपीय विखंडन प्रणाली से संबंध लगातार भूकंपीय गतिविधियां हैं। ज्वालामुखी राख और विमानन जोखिम देखें। ज्वालामुखी राख अत्यंत सूक्ष्म घर्षणकारी चट्टानी और यह ज्वालामुखी राख अत्यंत सूक्ष्म घर्षणकारी चट्टानी तथा कौचीय कणों से बनी होती है, जो जेट इंजनों के भीतर प्रवेश कर पिघल सकती है और गंभीर क्षति पहुंचा सकती है। जब राख पिघलकर टरबाइन ब्लेड पर पुनः जम जाती है तो जेट इंजन बंद हो सकते हैं। अगला हमारा टॉपिक आता है नई चेतना 4.0 अभियान के बारे में। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री ने केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री के साथ मिलकर दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत एक राष्ट्रीय पहल नई चेतना 4.0 का शुभारंभ किया है। मुख्य बिंदु देखें पहल के बारे में। नई चेतना क्या है? परिवर्तन की पहल का चौथा संस्करण विशेष रूप से ग्रामीण भारत में महिलाओं की सुरक्षा, गतिशीलता, सम्मान और सामाजिक आर्थिक भागीदारी को सुदृढ़ करने पर केंद्रित है। यह अभियान दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत स्वयं सहायता समूहों के व्यापक नेटवर्क के नेतृत्व में 25 नवंबर से 23 दिसंबर 2025 तक संपूर्ण देश में संचालित किया जाएगा और इसमें नशा उन्मूलन पर विशेष जोर दिया जाएगा, जैसे घरेलू हिंसा का प्रमुख कारण माना गया है, तथा गांव स्तरीय अभियानों के माध्यम से हिंसा मुक्त समुदायों को बढ़ावा दिया जाएगा। यह पहल शासन में महिलाओं की स्थिति, सुरक्षित सार्वजनिक स्थान, साझी घरेलू जिम्मेदारियां तथा महिलाओं की आर्थिक भूमिकाओं की मान्यता को रेखांकित भी करती है। दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के बारे में देखें। इस मिशन को वर्ष 2011 में प्रारंभ किया गया। इसकी क्रियान्वयन, संरचना और पहुंच को सुदृढ़ करने हेतु वर्ष 2015 में इसका पुनर्गठन किया गया। मिशन का क्रियान्वयन ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा किया जाता है। इस योजना का उद्देश्य स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से स्वरोजगार, कौशल विकास और अस्थायी आजीविका को बढ़ावा देकर ग्रामीण गरीबी कम करना है। यह मुख्यतः ग्रामीण महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों से संगठित करने, उन्हें क्रेडिट लिंकिंग, क्षमता विकास सहायता तथा बाजारों तक बेहतर पहुंच प्रदान करने पर केंद्रित है। इसमें वित्तीय समावेशन, डिजिटल साक्षरता तथा आजीविका गतिविधियों के विविधीकरण जैसे प्रमुख घटक शामिल है, जिनका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में पारिवारिक आय में सुधार और स्थिरता सुनिश्चित करना है। अगला टॉपिक है भारत में राष्ट्रमंडल खेल 2030 का आयोजन के बारे में देखें। चर्चा में भारत के आधिकारिक रूप से शताब्दी राष्ट्रमंडल खेल 2030 को मेजबानी का अधिकार प्राप्त करने पर प्रधानमंत्री ने राष्ट्र को बधाई दी और यह खेलों के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में एक ऐतिहासिक उपलब्धि भी है। मुख्य बिंदु देखें मेजबानी के बारे में। शताब्दी राष्ट्रमंडल खेल 2030 का आयोजन भारत के अहमदाबाद में किया जाएगा। यह उपलब्धि भारत के लिए एक प्रमुख कूटनीतिक एवं खेल संबंधी सफलता है, जिसमें वैश्विक खेल प्रशासन में देश की दृश्यता और विश्वसनीयता में उल्लेखनीय वृद्धि सुनिश्चित की गई है। यह मेजबानी भारत के दीर्घकालिक खेल दृष्टिकोण के अनुरूप है, विशेष रूप से खेल अवसंरचना को उन्नत करने, वैश्विक आयोजन, मेजबानी क्षमता को सुदृढ़ करने तथा खेलो इंडिया और टारगेट ओलंपिक पोडियम योजना जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से एथलीटों को समर्थन बढ़ाने के प्रयासों के अनुरूप है। भारत ने अंतिम बार वर्ष 2010 में नई दिल्ली में राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की है। राष्ट्रमंडल खेल देखें। राष्ट्रमंडल खेल एक अंतर्राष्ट्रीय बहु खेल आयोजन है जो प्रत्येक 4 वर्ष में आयोजित की जाती है, जिसमें सभी 56 राष्ट्रमंडल देशों के एथलीट भाग लेते हैं। और यह पहल जो है, यह पहली बार वर्ष 1930 में हैमिल्टन, कनाडा में ब्रिटिश एम्पायर गेम्स के रूप में आयोजित किया गया था। भारत ने पहली बार वर्ष 1934 में लंदन राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लिया था। इस आयोजन का संचालन राष्ट्रमंडल खेल, जिसे पहले राष्ट्रमंडल खेल महासंघ के नाम से जाना जाता है, उसके द्वारा किया गया, जिसका मुख्यालय लंदन, इंग्लैंड में है। यह सुनिश्चित करता है कि खेल मानवता, समानता और नियति के मूल्यों को बनाए रखेगा। वर्ष 2026 के राष्ट्रमंडल खेल स्कॉटलैंड के ग्लासगो में आयोजित होगा।
उसके बाद अगला टॉपिक है राष्ट्रीय शहरी सम्मेलन 2025। राष्ट्रीय शहरी सम्मेलन 2025 के बारे में देखें। केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री जो है मनोहर लाल ने भारत में शहरी परिवर्तन को गति देने हेतु यशोभूमि नई दिल्ली में राष्ट्रीय शहरी सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किया है। यह 2 दिवसीय सम्मेलन सतत शहरी विकास और शासन के विषय पर आधारित है, जिसका उद्देश्य शहरी नवाचार, निवेश तथा शासन पर विचार विमर्श करना है। सतत बिंदु क्या है इसके? शुरू की गई मुख्य पहले देखें मिशन मार्ग डंप साइट सुधार। मिशन मार्ग डंप साइट सुधार यानी DRAP जो है एक वार्षिक राष्ट्रीय पहल है, जिसका उद्देश्य पुरानी अपशिष्ट डंप साइटों की त्वरित सफाई करना तथा सितंबर 2026 तक मूल्यवान शहरी भूमि का पुनः अर्जन करना है। यह 202 शहरी स्थानीय निकायों में 214 उच्च प्रभाव वाले लैंडफिल स्थलों पर ध्यान केंद्रित करती है, जिसमें भारत का यहाँ 8.8 करोड़ टन यानी 80% कचरा समाहित होता है। इसका क्रियान्वयन 5P ढांचे के तहत किया गया है। राजनीतिक नेतृत्व, सार्वजनिक वित्त, जन सहायता, परियोजना प्रबंधन और साझेदारी। DRAP में प्रगति, निगरानी और पारदर्शिता के लिए एक समर्पित राष्ट्रीय पोर्टल के माध्यम से रियल टाइम मॉनिटरिंग भी इसमें शामिल है। उसके बाद अर्बन इन्वेस्ट विंडो के बारे में देखें। आवास एवं शहरी विकास निगम द्वारा संचालित अर्बन इन्वेस्ट विंडो शहरी अवसंरचना के लिए वन स्टॉप निवेश सुविधा मंच है। इसका उद्देश्य निजी और बहुपक्षीय फंडिंग जैसे कि विश्व बैंक, ADB को आकर्षित करता है, ताकि अपशिष्ट प्रबंधन, गतिशीलता, जल, सीवेज तथा जलवायु प्रतिरोधी अवसंरचना परियोजनाओं के लिए दीर्घकालिक तथा अनुदानात्मक वित्त पोषण उपलब्ध हो सके। अस्वच्छ भारत मिशन नॉलेज मैनेजमेंट यूनिट जो है यह SBM अर्बन के तहत संस्थागत स्थल को सुदृढ़ करने के लिए NIUA द्वारा संचालित एक समर्पित ज्ञान और क्षमता निर्माण मंच है। अमृत गान जल ही जननी, यह जो है अटल मिशन फॉर रेजुएशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन यानी AMRUT के तहत जल संरक्षण जागरूकता को बढ़ावा भी देता है। उसके बाद अगला टॉपिक है भारत उष्णकटिबंधीय वन निधि में पर्यवेक्षण के रूप में शामिल। चर्चा में क्यों है भारत उष्णकटिबंधीय वन निधि में पर्यवेक्षण के रूप में शामिल? देखें तो भारत ब्राज़ील के नेतृत्व वाली ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉर एवर फैसिलिटी यानी TFFF में पर्यवेक्षण के रूप में शामिल हो गया है, जो पेरिस समझौते के तहत बहुपक्षीय जलवायु कार्रवाई में उससे की प्रतिबद्धता को पुष्टि करती है, जिससे कि इस वर्ष 10वीं वर्षगांठ है। मुख्य बिंदु देखें ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉर एवर फैसिलिटी के बारे में देखें। इसे ब्राज़ील द्वारा नवंबर 2025 में बेलेम ब्राज़ील में आयोजित COP30 में लॉन्च किया गया, जिसका उद्देश्य है वित्तीय प्रोत्साहन के माध्यम से उष्णकटिबंधीय वनों के संरक्षण और पुनर्स्थापना के लिए देशों को पुरस्कृत करना है। और इसका कार्य जो है सार्वजनिक और निजी निवेश के माध्यम से 125 बिलियन अमेरिकी डॉलर जुटाना तथा वन संरक्षण एवं विस्तार में मापनीय सफलता के आधार पर राष्ट्रों को लाभ वितरण करना है। यह पहल का लक्ष्य वन संरक्षण और जलवायु अनुकूलन के लिए परिणाम आधारित वैश्विक वित्त मॉडल का निर्माण करना है तथा वैश्विक जलवायु एजेंडे में उष्णकटिबंधीय देशों की भूमिका को सशक्त बनाना है। COP30 जलवायु परिवर्तन सम्मेलन देखें। UNFCCC सम्मेलन के 30वें सत्र COP30 का आयोजन 10 से 21 नवंबर 2025 तक ब्राज़ील के बेलेम में किया जा रहा है। यह पेरिस समझौते 2015 से 25 के 10वीं वर्षगांठ का प्रतीक भी है और इसके तहत की गई प्रतिबद्धता के कार्यान्वयन पर केंद्रित भी की गई है। 2025 में UNFCCC का COP30 का सम्मेलन ब्राज़ील के बेलेम में हुआ है और ये एजेंडा में पेरिस लक्ष्यों पर प्रगति की समीक्षा करना है, अद्यतन और महत्वाकांक्षी NDC यानी राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान के लिए प्रयास करना तथा जलवायु अनुकूल एवं समय के लिए अधिक वित्त पोषण और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण सुनिश्चित करना शामिल है। कार्रवाई के 6 स्तंभ देखें। कार्रवाई के 6 स्तंभ क्या है? उत्सर्जन शमन यानी ग्रीन हाउस से गैस उत्सर्जन को कम करना है। अनुकूलन यानी जलवायु प्रभावों के प्रति लचीलापन विकसित करना है। वित्त यानी
सार्वजनिक और निजी जलवायु निधियों को जुटाना है। प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी में क्या है, नवाचार और स्वस्थ प्रौद्योगिकी हस्तांतरण करना है। अक्षमता निर्माण में स्थानीय कार्यकर्ताओं और प्रणालियों को सशक्त करना है। क्रियान्वयन साधन में सभी प्रयासों को व्यवहारिक और मूल्य परिवर्तन में एकीकृत भी करना है। उसके बाद भारत की जलवायु प्रगति के बारे में देखें। भारत ने वर्ष 2005 से 2020 के बीच उत्सर्जन तीव्रता में 36% की कमी प्राप्त की है, जो उसके प्रारंभिक एनडीसी लक्ष्यों से अधिक है। और इसके अलावा भारत ने 200 गीगावाट से अधिक नवीनीकरणीय ऊर्जा क्षमता को स्थापित की है, जो वैश्विक स्तर पर तीसरे स्थान पर है, तथा गैर जीवाश्म ईंधन स्रोत कुल विद्युत क्षमता का 50% से अधिक है। भारत का वन और वृक्षावरण अब 25.17% क्षेत्र में विस्तृत है, जिससे वर्ष 2005 से 2021 के बीच अतिरिक्त 2.29 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड समतुल्य अतिरिक्त कार्बन सिंक का निर्माण हुआ है। वैश्विक स्तर पर भारत प्रमुख हरित पहलों जैसे कि फ्रांस के साथ अंतर्राष्ट्रीय सौर प्रबंधन 2015 और राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन तथा जैव ईंधन कार्यक्रम जैसे घरेलू प्रयासों का नेतृत्व भी कर रहा है, जिससे स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण को बढ़ावा भी मिल रहा है।